फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 201। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C201 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया की कोमल और गर्म उंगलियों में एक हरे रंग की आभा छा गई। अचानक उसका स्पर्श और भी सहज हो गया। आदित्य को नींद आने लगी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां सहजता से उसकी दाहिनी आंख पर घूमी और धीरे धीरे आदित्य अपनी पलकें हिलाने में सक्षम हो गया। कुछ सेकंड के बाद जब रिया ने अपनी उंगलियां हिलाईं, एक सेकंड बाद आदित्य ने अपनी दाहिनी आंख खोली और अपनी दाहिनी आंख से देखने में सक्षम हो गया। आदित्य को अपनी आंख में आने वाली रोशनी के साथ तालमेल बिठाने में कुछ सेकंड लगे। उसने अपनी दाहिनी आंख से कमरे के चारों ओर देखा। उसकी दृष्टि वापस आ गई थी। धन्यवाद, आदित्य ने ईमानदारी से अपने दिल की गहराई से रिया के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रिय, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। दूसरी ओर एलिसिया ने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। उसे इस पूरे समय बोझ महसूस हुआ। जब भी वह उसके चेहरे को देखती और उसकी दाहिनी आंख पर वह निशान देखती तो उसे दोषी महसूस होता और वह खुद को दोषी मानने से खुद को रोक नहीं पाती। अगर उसने उसकी रक्षा न की होती तो आदित्य अपनी दाहिनी आंख नहीं खोता। धन्यवाद, रिया। एलिसिया ने रिया के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अपना सिर थोड़ा नीचे किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। माय लेडी, मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। आदित्य ने देखा कि रिया की निजी नौकरानी उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। जब से वह कमरे में आया है, ये नौकरानी उसे घूर रही है। और हर बार जब रिया उसे गले लगाती है या किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क बनाती है तो नौकरानी एक खूंखार बिल्ली की तरह व्यवहार करती है जो इंसानों को अपने बच्चों से दूर रखना चाहती है। संक्षेप में, नौकरानी रिया के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक है। नौकरानी की बातें सुनकर रिया के चेहरे पर उदासी छा गई। रिया अनिच्छा से खड़ी हो गई। उसके पीछे आदित्य भी खड़ा हो गया, जबकि एलिसिया अंदर से खुश होने से खुद को रोक नहीं पाए। रिया की मौजूदगी उसे डराने वाली लग रही थी। दुर्भाग्य से, डार्लिंग, मुझे जल्दी ही विदा लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ समय न बिता पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब एलिसिया ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने अपने हाथ में कुछ ज़रूरी काम छोड़ दिया था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो घायल एल्वेज सिर्फ तकलीफ ही झेलते रहेंगे। उनमें से कुछ अपनी जान भी गंवा सकते हैं। प्रकृति की देवी होने के नाते रिया का दिल बहुत दयालु था। वह प्रकृति और लोगों से समान रूप से प्यार करती थी। अगर आदित्य न होता, जो हमेशा से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है, तो रिया यहाँ नहीं आती। जब मेरे पास समय होगा, मैं सेलेस्टियल टेरन आकर तुमसे मिलूंगा। रिया आदित्य के बचपन का हिस्सा थी। भले ही उसके मन में उसके लिए कोई रोमांटिक भावना न हो, फिर भी आदित्य उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त मानता था। अगर रिया के पास समय होता तो आदित्य कुछ घंटे उसके साथ बिताकर उसकी कहानी जानना चाहता और यह जानना चाहता कि वह इतने सालों में क्या कर रही है। प्रिय, चिंता मत करो, जल्द ही हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। उससे आपका क्या मतलब है? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। रिया को समझाने से इनकार करते देख आदित्य को लगने लगा कि रिया उससे मिलने इस तारिन साम्राज्य में आने वाली है। एलिसिया रिया और उसकी नौकरानी को दूसरे कमरे में ले गई जहां टेलीपोर्टेशन एरे था। टेलीपोर्टेशन एरे के बीच में खड़ी रिया ने आदित्य और एलिसिया को अलविदा कहा, जबकि उसकी नौकरानी आदित्य को घूरती रही मानो आदित्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। ऐसा लग रहा था मानो यह नौकरानी उसकी मौजूदगी से ही नफरत करती हो। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है कि यह नौकरानी उससे इतनी नफरत करने लगी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रिया और उसकी नौकरानी के चले जाने के बाद लिविंग रूम में सिर्फ आदित्य और एलिसिया ही बचे थे। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। जैसे जैसे हर बीतते पल के साथ खामोशी बढ़ती गई, एलिसिया को भी अजीब लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में उसे क्या कहना चाहिए। अगर यह सामान्य स्थिति होती तो धन की देवी कोई बेतरतीब चर्चा शुरू कर सकती थी, लेकिन अभी उसके दिमाग में वो शर्मनाक बातें घूम रही थीं जो उसने उस पल की गर्मी में कही थीं। एलिसिया, मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं तुम्हारे परिवार को बताना चाहता हूँ। एलिसिया को आदित्य से ऐसी कोई बात कहने की उम्मीद नहीं थी। अंदर ही अंदर एलिसिया को उम्मीद थी कि आदित्य उन बातों का जवाब देगा जो उसने पहले कही थीं। कहीं न कहीं उसके दिल में धन की देवी को निराशा का एहसास हुआ। एलिसिया ने आदित्य के गंभीर चेहरे पर गौर किया। तुम क्या बात करना चाहते हो? म्यूटेंट फायर एंड क्वीन के मरने से पहले उसने एक डायरी छोड़ी थी जिसमें द लीग ऑफ ब्लैक टूम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैंने अभी तक डायरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस डायरी में द लीग ऑफ ब्लैक टूम के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं ये जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। ठीक है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। समय छोड़ें। आदित्य ने पूरी दोपहर डायरी पढ़ने में बिताई। जब वह पढ़ रहा था, एलिसिया ने उसे परेशान नहीं किया। वह सिल्वी से मिलने के लिए व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के मुख्य कार्यालय गई। एलिसिया और सिल्वी दोनों ने चर्चा की कि पड़ोसी साम्राज्यों को इथरियल साम्राज्य पर हमला करने से रोकने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए।
सूर्यास्त के बाद जैसे ही आसमान काला हुआ, आदित्य, एलिसिया, नोआ, रॉनी और सिल्वी सभी घर लौट आए। चूंकि सिल्वी एलिसिया की सहयोगी और करीबी दोस्त थी, इसलिए उसने सिल्वी को इस बैठक में लाने का फैसला किया। ये जानकर कि एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, पूरा राजपरिवार इकट्ठा हुआ। परिवार की महिलाओं ने स्वादिष्ट भोज तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। आदित्य, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ देखकर राहत महसूस कर रहा हूँ। जब आदित्य घर में दाखिल हुआ तो एलिसिया की दादी ओलिविया ने सबसे पहले आदित्य का अभिवादन किया। ओलिविया के पीछे एलिसिया की जैविक माँ बियांका और उसकी दूसरी सौतेली माँ फ्लोरा और नोरा थीं। रॉनी के भाई ड्यूक टॉमस और उनकी पत्नी निया भी थीं, जो अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हुए थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। अब तक पूरा परिवार इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर चुका था या भूल चुका था कि आदित्य असल में एलिसिया का नकली बॉयफ्रेंड था। हर कोई आदित्य को अपना दामाद मान रहा था। घर लौटने के बाद नूह ने अपने परिवार को आदित्य और एलिसिया के बीच चल रही केमिस्ट्री के बारे में बताया। आंटी, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा परिवार पिछवाड़े में इकट्ठा हुआ जहां एक बड़ी डाइनिंग टेबल रखी गई थी। पूरा पिछवाड़ा सौर पत्थरों से जगमगा रहा था। डाइनिंग टेबल पर वेस्टर्निया महाद्वीप में मौजूद सभी तरह के लोकप्रिय व्यंजन रखे हुए थे। ओलिविया, परिवार की मुखिया होने के नाते, खाने की मेज़ की मुख्य कुर्सी पर बैठी। उसने आदित्य और एलिसिया को अपने दाहिनी ओर बैठाया, जबकि रॉनी बाईं ओर बैठा। सिल्वी आदित्य के बाईं ओर बैठी थी, जबकि परिवार के बाकी सदस्य दूसरी सीटों पर बैठे थे। चलो खाना शुरू करते हैं। पूरा परिवार खाना खाने लगा। आदित्य खास तौर पर बहुत भूखा लग रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था और रॉनी ने आदित्य से आग्रह किया कि वह उन्हें ब्लैक टूम लीग के बारे में बताना शुरू करे। ये समझ में आता है। इथेरियल साम्राज्य के सम्राट के रूप में ब्लैक टूम लीग ने जो किया है, उससे रॉनी को खतरा महसूस हो रहा है। अभी रॉनी को ब्लैक टूम लीग की चिंता दूसरे साम्राज्यों से ज्यादा थी, जो उनके साम्राज्य पर हमला करने की फिराक में थे। आदित्य, तुम अभी शुरू कर सकते हो। रॉनी ने जब ये 5 शब्द कहे तो उसकी हताशा को हर कोई महसूस कर सकता है। अंकल, मुझे यकीन है कि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रोज परिवार की तीसरी बेटी का हत्यारा भी ब्लैक टूम लीग का अंदरूनी सदस्य है। ड्रैगन किंग ने जो कुछ कहा, उसे सुनकर रॉनी के स्टील के चॉपस्टिक टेबल पर गिर गए। रॉनी ने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य के मुंह से निकला पहला वाक्य उसकी भावनाओं को इस कदर झकझोर देगा। आदित्य, तुम क्या कह रहे हो? ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इवान केवल एक निम्न श्रेणी का साधक था। उसका ब्लैक टूम लीग का सदस्य होना कैसे संभव है? सिल्वी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। म्यूटेंट फायर एंड क्वीन की डायरी में यह उल्लेख किया गया था कि इवान अपनी खेती को किसी शक्तिशाली 5 स्टार आर्टिफैक्ट के साथ छिपा रहा है। ये किस तरह की आर्टिफैक्ट थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब आदित्य पहली बार इवान से मिला तो इवान ने ईथर साम्राज्य के लिए जो नफरत दिखाई, उससे आदित्य को इवान पर थोड़ा शक हुआ। ये स्पष्ट था कि एल्फ को ईथर साम्राज्य से गहरी नफरत थी। ये बताया गया कि इवान को ईथरियल साम्राज्य से गहरी नफरत थी। उसकी नफरत का उसके माता पिता और उसके रिश्तेदारों की मौत से कुछ लेना देना है। जिस दिन हम अभियान दल के साथ गए, एलिसिया और मैं कायरा के रेस्तरां में गए। वह जो कह रहा था उससे मैं बता सकता हूं कि इवान को इथरियल साम्राज्य से कुछ गहरी दुश्मनी थी। आदित्य ने रुककर रॉनी की तरफ देखा कि क्या रॉनी को इस मामले के बारे में कुछ पता है। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह इवान कौन था, जब तक कि मैंने कायरा की मौत की खबर नहीं सुनी। मैं कल उसके मामले की गहराई से जांच करूंगा। भले ही रॉनी लोगों के सामने ठंडा और निर्दयी दिखाई देता हो, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे वे जानते होंगे कि रॉनी एक निर्दयी व्यक्ति नहीं था। लेकिन यह संभव था कि किसी रईस ने इन अपराधों को करने के लिए रॉनी के नाम का इस्तेमाल किया हो और अब इवान गलती से सोच रहा था कि रॉनी ने ही उसके माता पिता और रिश्तेदारों को मारा है। रॉनी के अलावा स्कारलेट ने अपनी डायरी में कुछ अन्य सदस्यों का भी उल्लेख किया है। ब्लैक टूम की लीग 3 भागों में विभाजित है। बाहरी सदस्य हैं जो ज़्यादातर बुद्धिमान एजेंट के रूप में काम करते हैं और संगठन को जानकारी देते हैं। बाहरी सदस्य संगठन में सबसे कमज़ोर हैं। जहां तक उनकी संख्या का सवाल है, स्कारलेट ने अपनी डायरी में उल्लेख किया है कि बाहरी सदस्यों की संख्या गिनती से परे है। उसे यकीन था कि इस महाद्वीप के हर राज्य, साम्राज्य और राजवंश में बाहरी सदस्य हैं। इसका मतलब है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमारे कुछ रईस भी ब्लैक टूम लीग के बाहरी सदस्यों के रूप में काम कर रहे हैं। इस खबर ने न केवल रॉनी को बल्कि एलिसिया, सिल्वी और पूर्व महारानी ओलिविया को भी हिलाकर रख दिया था। ये बहुत संभव है। वास्तव में मैं तो ये भी कहूँगा कि राजमहल में काम करने वाली कुछ नौकरानियां या सेवक भी संगठन का हिस्सा हैं। सिर्फ नौकरानियां और सेवक ही नहीं, बल्कि राज अधिकारी और राज सलाहकार भी। ये जानना मुश्किल है कि देशद्रोही कौन है। अगर आदित्य ने जो कहा वह सच है तो संगठन को पहले से ही इथरियल एम्पायर का हर एक रहस्य पता था। संगठन को पहले से ही पता था कि राजपरिवार कहाँ रहता है। तो इस तरह संगठन को चाबी के बारे में पता चल पाया। जिस दिन से लीग ऑफ ब्लैक टूम ने खजाने से चाबी ली थी, तब से रॉनी को हमेशा लगता रहा है कि शाही महल से किसी ने गोपनीय जानकारी लीक कर दी है। अब आदित्य की बातों से उसे यकीन हो गया था कि वाकई किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया है।
चाचा, इस तरह की स्थिति को कभी भी होने से रोकने के लिए मैंने अपने सभी नौकरों, नौकरानियों और यहाँ तक कि सभी शाही अधिकारियों को आत्मा बंधन अनुबंध दिए हैं। अगर मेरे साम्राज्य का कोई भी नौकर या कोई भी कुलीन व्यक्ति स्टारिन साम्राज्य या स्टारिन राजा के बारे में वर्गीकृत जानकारी लीक करने की कोशिश करता है तो उनके एक भी शब्द बोलने से पहले ही उनकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ये नियम न केवल कुलीनों और शाही अधिकारियों पर लागू होता है, बल्कि यह उन रक्षकों पर भी लागू होता है जो एजोर शहर और शाही महल की सुरक्षा के प्रभारी थे। ऐसा लगता है कि मुझे भी इसी तरह के कदम उठाने होंगे। कल के भीतर शाही महल में सभी और साम्राज्य के सभी रईसों को एक आत्मा बंधन अनुबंध के तहत रखा जाएगा। रॉनी को परवाह नहीं थी कि रईस उसके फैसले से असंतुष्ट थे। उसे ईथरियल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना होगा। डायरी में जो लिखा था उसके अनुसार स्कारलेट और टेट भी संगठन के बाहरी सदस्य थे। टेट हाल ही में सत्ता पाने की उम्मीद में संगठन में शामिल हुई थी। संगठन का हर आंतरिक सदस्य बहुत शक्तिशाली है। स्कारलेट के अनुसार वह जिस भी आंतरिक सदस्य से मिली है वह शीर्ष 5वें क्रम का था। इवान के अलावा जो आंतरिक सदस्यों में से एक है एशले था जिसे मैंने मार दिया। डायरी से मुझे पता चला कि वर्तमान में संगठन में 4 अन्य आंतरिक सदस्य हैं। उनमें से एक का नाम टॉमी है जो आधा ऑक और आधा मानव है। स्कारलेट की मृत्यु से पहले उसने मुझे बताया कि जे नामक आंतरिक सदस्यों में से एक ने उसे मार दिया था। जहां तक अन्य सदस्यों के नामों का सवाल है, स्कारलेट उनसे कभी नहीं मिली। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 202। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C202। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सांस। आंतरिक और बाहरी सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी के अलावा हमें मुख्य सदस्यों या संगठन के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। रॉनी निराश दिखे। चाचा, ऐसा लगता है कि संगठन बहुत ही गुप्त है। कुछ महीने पहले मैंने वास्तव में संगठन के बाहरी सदस्यों में से एक को मार डाला था, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि वे लोग कौन हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने संगठन का नाम सुना था। तुम्हें संगठन का नाम पता था? क्या तुम्हारा उनसे किसी तरह का झगड़ा हुआ था या क्या? डाइनिंग टेबल पर बैठे रॉनी और दूसरे लोग बहुत हैरान दिखे। सिल्वी ने एलिसिया की तरफ देखा कि क्या उसे इसके बारे में पता है। ये देखकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थोड़ी हैरान दिख रही थी, डार्क एल्फ ने अनुमान लगाया कि धन की देवी को भी कहानी के इस पक्ष के बारे में नहीं पता था। लंबी कहानी है। जब मेरे राज्य का जुल्क्स राजवंश के साथ युद्ध चल रहा था, मैं माजिन गांव को खोजने के लिए पहाड़ों पर आया था। उसी समय 4 वाइवन, 3 पीक, 2 ऑर्डर और एक शुरुआती 3 ऑर्डर ने माजिन गांव पर हमला किया। जिसने माजिन गांव पर हमला किया वह ब्लैक टूम के लीग का एक बाहरी सदस्य था, लेकिन उस समय मुझे इसके बारे में पता नहीं था। कुछ महीने बाद 14 पड़ोसी राज्यों और राजवंशों ने मिलकर स्टारिन साम्राज्य पर हमला कर दिया। सौभाग्य से हम जीतने में कामयाब रहे। जब मैंने नाइलैंड साम्राज्य के राजा आथा को पकड़ा तो उसने मुझे बताया कि यह पूरी घटना स्टारिन साम्राज्य को गिराने के लिए ब्लैक टूम लीग की योजना थी। चूंकि रॉनी ने स्टारिन साम्राज्य के इतिहास की जांच करने के लिए किसी को भेजा था, इसलिए वह जानता था कि आदित्य झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में ये भी अफवाह थी कि आदित्य ने अकेले ही एक हमले में 10 लाख से ज्यादा सेना को मार गिराया था। पहले तो रॉनी को ऐसी बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन नहीं हुआ। एक नौसिखिए 3 ऑर्डर के लिए ऐसा कुछ करना संभव नहीं था, लेकिन आदित्य ने उस दिन उसे गलत साबित कर दिया था। जब भी रॉनी उस विशाल क्रिम्सन ऑर्ब को याद करता है जिसने आसमान को ढक लिया था और लगभग सभी को मार डाला था, तो रॉनी के रोंगटे हर बार खड़े हो जाते हैं। लेकिन ब्लैक टूम की लीग तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी? आदित्य जानता था कि ब्लैक टूम की लीग उसके पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि वे 7 समुद्रों का मुकुट चाहते थे जो उसे माजिन गांव से मिला था। लेकिन 7 समुद्रों का मुकुट एक ऐसा रहस्य था जिसे आदित्य किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि आदित्य को रॉनी, एलिसिया, सिल्वी, ओलिविया और डाइनिंग टेबल पर बैठे अन्य लोगों पर भरोसा नहीं था। आदित्य को लगा कि कुछ बातें सभी से गुप्त रखनी चाहिए। अपने सारे रहस्य बताना अच्छा नहीं था। स्पष्टतः वे एक कलाकृति चाहते थे जो मैंने माजिन गांव से प्राप्त की थी। ये देखते हुए कि आदित्य कलाकृति के बारे में अधिक बताने को तैयार नहीं है, किसी ने उससे कलाकृति के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा। चाचा, वह चाबी क्या थी? वह क्या करती है? आदित्य हमेशा से उस चाबी के बारे में जानने को उत्सुक रहा है जिसे ब्लैक टूम की लीग ने छीन लिया था। मुझे इस चाबी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले ईथर सम्राट जो मेरे पिता थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले मुझे चाबी को सुरक्षित रखने और किसी को भी इसे न लेने देने का आदेश दिया था। मैंने उस चाबी को खजाने के अंदर कहीं छिपाने का फैसला किया था। मुझे लगा कि कोई भी चाबी चुरा नहीं पाएगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मेरी गलती थी। आदित्य ने ओलिविया की ओर देखा कि क्या बूढ़ी महिला को इसके बारे में कुछ पता था। दुर्भाग्य से उसने भी अपना सिर हिला दिया।
आदित्य, यदि ब्लैक टूम लीग आपसे वह कलाकृति चाहता है तो मुझे लगता है कि जल्द ही या बाद में वे आपके पीछे शक्तिशाली पीक 5वें क्रम के साधकों को भेज देंगे। रॉनी को उसके मुखबिर ने जो बताया था उसके अनुसार हालांकि स्टारिन साम्राज्य में कई चौथे क्रम के साधक थे, लेकिन साम्राज्य में कोई भी 5वें क्रम का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें आने दो, मुझे डर नहीं है। कुछ लोगों को आदित्य के शब्द अहंकारी लग सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उसे लड़ते देखा है वे जानते होंगे कि आदित्य सिर्फ अहंकारी नहीं था। भले ही कई पीक 5वें क्रम के लोग स्टारिन साम्राज्य पर हमला करने आए, आदित्य के पास उनसे निपटने का एक तरीका था। बैठक 2 घंटे तक और चली। कुछ सदस्यों और संगठन के लिए स्कारलेट द्वारा किए गए कामों के विवरण के अलावा उसकी डायरी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा था। रॉनी और अन्य लोग निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि डायरी से उन्हें संगठन के संचालन के बारे में कुछ सुराग या जानकारी मिलेगी। बैठक के अंत में आदित्य ने आधा टन सौर पत्थर, आधा टन मन पत्थर, 3 सितारा जादुई फल का आधा हिस्सा, अन्य सभी निम्न श्रेणी के जादुई फल, सभी कवच और हथियार और रॉनी को एक स्पिरिट स्टोन दिया। ये इथरियल साम्राज्य के लिए एक कठिन समय था। आदित्य को केवल यही उम्मीद थी कि ये चीजें इथरियल साम्राज्य की मदद कर सकती हैं। जहां तक अन्य चीजों की बात है, भले ही यह स्वार्थी लग सकता है, आदित्य ने उन्हें अपने ड्रैगन पैलेस के निर्माण के लिए रखा था। मीटिंग के बाद सभी अपने बेडरूम में वापस चले गए। मीटिंग के अंत तक रॉनी बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। शुरू में वह अपने बेटे को अगला सम्राट बनाने की योजना बना रहा था, लेकिन ब्लैक टूम की लीग के बारे में सारी जानकारी उसके मन को बदल रही थी। रॉनी अपने बेटे के सिंहासन पर बैठने से पहले कुलीन वर्ग के सभी गद्दारों का पता लगाना चाहता था। बैठक के बाद सिल्वी वापस चली गई और सभी व्हाइट लॉर्ड्स शाखाओं को सूचित किया कि अगर कुछ भी असामान्य होता है तो उसे देखें। व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड की शाखाएं इस महाद्वीप के हर एक शहर में फैली हुई थीं। व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के लिए जानकारी एकत्र करना आसान होना चाहिए। जैसे जैसे रात बीतती गई, अगली सुबह नाश्ते के बाद आदित्य रूनों का अध्ययन करने में व्यस्त हो गया। आदित्य ने खुद को पूरी तरह से रूनों के अध्ययन में डुबो लिया। आदित्य चाहता था कि उसका रून मोनाक वर्ग 4 स्टार तक पहुंच जाए, लेकिन अभी आधा दिन भी नहीं बीता था जब दोपहर में एलिसिया की नौकरानी आदित्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार लेकर लौटी। ये पत्र पहुंचाने के लिए धन्यवाद। नौकरानी को धन्यवाद देने के बाद आदित्य ने वह पत्र खोला जो वाटसन ने स्वयं लिखा था। युवा मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मुझे आपको बीच में रोकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डाइंग आइल महाद्वीप में कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में 2 शक्तिशाली ताकतों ने एक बड़ा युद्ध शुरू कर दिया है। ये 2 शक्तिशाली ताकतें दक्षिणी क्षेत्र की 2 सबसे मजबूत और सबसे बड़ी साम्राज्य हैं। परसों राजधानी में 2 पत्र भेजे गए थे। आदित्य खुद को भौहें सिकोड़े बिना नहीं रख सका। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। दोनों पक्ष अब इस युद्ध में हमारी सहायता का अनुरोध कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने कई चीज़ों का वादा किया है अगर स्टारिन साम्राज्य इस युद्ध में उनकी मदद करने के लिए सहमत हो। महामहिम, ये युद्ध इतना बड़ा है कि इसने अन्य साम्राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर अन्य साम्राज्य भी इस युद्ध में शामिल हों। आदित्य ने अपनी लाल लपटों का उपयोग करके पत्र को जला दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी। आदित्य और स्टारिन साम्राज्य इस पूरी स्थिति से कैसे निपटते हैं, इस पर निर्भर करता है कि स्टारिन साम्राज्य या तो और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है या नष्ट हो सकता है। मुझे वापस लौटना ही होगा। बिना समय बर्बाद किए उसी दोपहर आदित्य वापस जाने के लिए तैयार हो गया। एलिसिया, रॉनी और ओलिविया को सूचित करने के बाद आदित्य ने टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके वापस स्टारिन साम्राज्य में लौट आया। ओलिविया आदित्य से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक दिख रही थी। एलिसिया भी थोड़ी उदास दिखी जब उसने सुना कि वह जा रहा है, जबकि रॉनी ने आदित्य से कहा कि उसे नूह की शादी में शामिल होना है जो 7 दिनों में होने वाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। जैसे ही आदित्य को डाइंग आइल महाद्वीप पर भेजा गया, कई लोग शाही महल के तहखाने की ओर दौड़ पड़े। इस बीच आदित्य टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकल आया और चारों ओर देखने लगा। भले ही पूरा 1 सप्ताह भी नहीं बीता हो, लेकिन वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। घर लौटने की भावना से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आदित्य उस कमरे से बाहर निकला जिसमें टेलीपोर्टेशन एरे बना हुआ था, एक छाया उसकी ओर दौड़ी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोलीं और लंबे समय से वांछित आलिंगन का इंतजार करने लगा। कीमिया की देवी ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट लीं और अपना सिर उसकी छाती में दबा लिया। आदित्य ने भी अपनी बाहें उसकी कमर पर रख दीं और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी याद आई। आदित्य को जूलिया की याद आ रही थी। क्या मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आदित्य के चले जाने के बाद जूलिया ने अपना ज्यादातर समय अपनी प्रयोगशाला में बिताया। जूलिया स्टारिन साम्राज्य के लिए तरह तरह की गोलियां और औषधियां बनाने में व्यस्त थी। उसके साथ उसकी बड़ी बहन पैगी भी थी। समय समय पर जब भी एम्बर के पास समय होता, वह भी एलिसिया के साथ समय बिताने आती। हालांकि आदित्य के बिना जूलिया को बहुत खालीपन महसूस होता था। आदित्य के बिना ये पूरा महल खाली खाली लगता था। मेरी प्यारी देवी, तुम अपने पति को जवाब में एक चुंबन क्यों नहीं देती? तुम्हारा चुंबन मेरी आत्मा को ठीक कर देगा।
आदित्य ने चुंबन मांगते समय केवल मजाक किया था। जूलिया ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। देवी ने अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं और आदित्य को चूमने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आदित्य ने भी जवाब में अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। जबकि क्रिम्सन ड्रैगन किंग और देवी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, वे वाटसन को नोटिस करने में विफल रहे। खांसी। युवा स्वामी, मैं आपको बीच में रोकने के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ। मुझे इस मामले पर आपका ध्यान चाहिए। वाटसन की आवाज़ सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने आदित्य को एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह धक्का दिया और फिर शर्मिंदा महसूस करते हुए भाग गई, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने देवी को आदित्य को चूमते हुए देखा था। जूलिया के जाने के बाद आदित्य और वाटसन कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर आदित्य असहाय होकर मुस्कुराया। वह अभी भी कई चीज़ों को लेकर शर्मीली है। आदित्य ने सोचा कि उसकी पत्नी ने उसके शरीर में जो आग जलाई है, उसका ख्याल कौन रखेगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 203। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C203। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाटसन, आखिर इस युद्ध की शुरुआत किस वजह से हुई? जब से आदित्य इस दुनिया में आया था, तब से वह अपना साम्राज्य विकसित करने में व्यस्त था। उसने इस महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र के बाहर कभी ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह है कि पूर्वी क्षेत्र समुद्र के जरिए डाइंग आइल महाद्वीप के दूसरे क्षेत्रों से अलग है। दक्षिणी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के बहुत करीब है, जबकि अन्य क्षेत्र बहुत दूर हैं। आदित्य को उस क्षेत्र में मौजूद सत्ता संरचना या साम्राज्यों या राज्यों के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था। जब भी दक्षिणी क्षेत्र की बात होती है, तो दो बड़े साम्राज्यों का नाम हमेशा लिया जाता है। इन दोनों साम्राज्यों का पूरे दक्षिणी क्षेत्र पर दबदबा है। ये दोनों साम्राज्य शुरू से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। इन दोनों साम्राज्यों ने अकेले ही पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा कर रखा था। दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे राज्यों और राजवंशों को एक पक्ष चुनना पड़ता है। अगर कोई भी राज्य या राजवंश पक्ष लेने से इनकार करता है, तो उस राज्य या राजवंश पर दोनों साम्राज्यों द्वारा हमला किया जाएगा। इन दोनों साम्राज्यों के पास अकेले दक्षिणी क्षेत्र की 90% संपत्ति है। दोनों साम्राज्य बहुत मजबूत और प्रभावशाली थे। पिछले 500 वर्षों में भले ही कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी इन दोनों साम्राज्यों की बराबरी करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जब दूसरे क्षेत्रों के विदेशी साम्राज्यों ने दोनों साम्राज्यों में से किसी एक को खत्म करने की कोशिश की, तो वह हमेशा विफल रहा। पिछले 500 सालों में जब से दोनों सेनाओं ने दक्षिणी क्षेत्र के 80% हिस्से पर कब्जा करके एक साम्राज्य बनाया है, तब से हमेशा एक बड़ी लड़ाई छिड़ने का तनाव बना रहता है। 509 साल बाद आखिरकार युद्ध छिड़ गया। महाराज, यदि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना है तो मुझे आपको दक्षिणी क्षेत्र का इतिहास बताना होगा, जो इन दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है। आगे बढ़ो, मैं भी इन दो साम्राज्यों का इतिहास जानना चाहता हूँ। अभी वाटसन और आदित्य सिंहासन कक्ष में थे। आदित्य अपने सिंहासन पर बैठा था, जबकि वाटसन उसके पास खड़ा था। उसे दक्षिणी क्षेत्रों के विभिन्न प्राचीन चित्र और दो साम्राज्यों का नक्शा दिखा रहा था। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि यह कहानी 100% सही है, क्योंकि इन दोनों साम्राज्यों के गठन के बाद से 500 जोड़ साल बीत चुके हैं। कुछ इतिहासकार विद्वानों के अनुसार 500 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र संसाधनों से भरा हुआ देश हुआ करता था। दक्षिणी क्षेत्र में मौजूद संसाधनों की बड़ी संख्या ने विदेशी ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। नतीजतन दक्षिणी क्षेत्र का लगभग हर हिस्सा युद्ध में था। ऐसा कहा जाता है कि संसाधनों के लिए चल रहे उस युद्ध में 50 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे। ये संख्या और भी बड़ी हो सकती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उस समय दक्षिणी क्षेत्र की पूरी आबादी में 59% की गिरावट आई थी। युद्धों और अंतहीन झगड़ों से बचने के लिए बड़ी संख्या में आबादी पूर्वी क्षेत्र में चली गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सालों तक मजबूत विदेशी ताकतें दक्षिणी क्षेत्र से संसाधन लेती रहीं। ऐसा कहा जाता है कि संसाधनों के लिए लड़ाई शुरू होने से पहले दक्षिणी क्षेत्र में 100 से ज़्यादा राज्य और 11 शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंश थे। लेकिन जब लड़ाई खत्म हुई, तो 11 राजवंशों में से सिर्फ 3 ही बच पाए, जबकि बाकी सभी राज्य और राजवंश विदेशी साम्राज्यों और राज्यों के शासन में थे। इस दुनिया में इस तरह की चीज़ें बहुत आम थीं। अगर डीप सी पैलेस स्टारिन साम्राज्य को हराने में कामयाब हो जाता, तो वे भी यही करते। उन 3 राजवंशों ने विदेशी दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया। उस समय एक व्यक्ति जो इन राजवंशों में से एक से संबंधित एक सैनिक के अलावा कुछ भी नहीं था, अचानक शक्तिशाली बनने लगा। वह सैनिक बेहद प्रतिभाशाली था। उस समय बहुत कम लोग ही जानते थे कि सैनिकों में स्वर्ण ड्रैगन वंश था। तीनों राजवंशों ने उस सैनिक की प्रतिभा को देखा और अपने संसाधनों से उसका पोषण करने का फैसला किया। लगभग 2 दशक बाद वही सैनिक पीक का 5वें क्रम का साधक बन गया।
सुनहरे ड्रैगन ने 3 राजवंशों को एकजुट किया और नया राजा बन गया। अपने शासन के तहत उसने धीरे धीरे विदेशी दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसी समय कुछ विदेशी साम्राज्यों ने दक्षिणी क्षेत्र में रुचि खो दी क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र में संसाधन और जनशक्ति समाप्त हो गई थी। जल्द ही दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। यह अफवाह थी कि सम्राट जो दक्षिणी क्षेत्र का नायक भी था उसके 2 बेटे थे। मुझे नहीं पता कि यह चमत्कार था या अभिशाप, लेकिन सम्राट के दोनों बेटों के ड्रैगन वंश में परिवर्तन हुआ। एक बेटे के पास सफ़ेद ड्रैगन वंश था और उसका पवित्र जादू से बहुत गहरा संबंध था, जबकि दूसरे बेटे के पास काला ड्रैगन वंश था और उसका अंधेरे जादू से बहुत गहरा संबंध था। अफवाह थी कि दोनों भाई एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों भाई लगभग हर बात में एक दूसरे से नफरत करने लगे। सम्राट की मौत ने आखिरी चिंगारी दी जिसने दोनों भाइयों के बीच नफरत की आग को और भड़का दिया। 1 मिनट रुको, सम्राट जो कि 5वीं श्रेणी का साधक था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? महाराज, आज तक इसका उत्तर कोई नहीं जानता। दोनों भाई अपने पिता की मौत के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। वास्तव में सम्राट का हत्यारा कौन था, इसका ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट की हत्या कुछ विदेशी साम्राज्यों ने की थी। मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह सिद्धांत सत्य हो सकता है। आखिरकार ये सम्राट ही था जिसने विदेशी शक्तियों के शासन को समाप्त किया और उन्हें दक्षिणी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। सम्राट की पत्नी के बारे में क्या? सम्राट की पत्नी जुड़वां बच्चों को जन्म देते समय मर गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सम्राट ने भी कभी दोबारा शादी नहीं की। वॉटसन ने जूलिया को एम्बर के साथ सिंहासन कक्ष के अंदर चलते हुए देखा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, ड्रैगन को जन्म देना आसान नहीं है, खासतौर पर इंसानों के लिए। दूसरी नस्लों की तुलना में इंसानों का शरीर सबसे कमज़ोर होता है। अगर पति का खानदान ड्रैगन वंश का हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। ये कहते हुए आदित्य और जूलिया दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आदित्य ने आंखें चौड़ी करके सोचा कि शायद ये उनके लिए भी एक समस्या बन जाए। आखिरकार आदित्य की ड्रैगन वंशावली दिव्य श्रेणी की थी, जबकि जूलिया एक मानव थी। अपने बच्चे को जन्म देते समय जूलिया के साथ कुछ घटित होने की संभावना बहुत अधिक है, जिसका भी दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन वंशावली होगा। इस बीच आदित्य को अपनी ओर देखते देख जूलिया खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए। कीमिया की देवी ने अपना सिर नीचे कर लिया। आदित्य के बच्चे को जन्म देने का विचार उसके मन में आया। हालांकि उसे लगा कि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जूलिया को आदित्य के बच्चे को जन्म देने का विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एम्बर और वॉटसन ने अजीब माहौल देखा। बूढ़ा आदमी बता सकता है कि आदित्य अपने बच्चों के बारे में चिंतित था। शायद मैं जूलिया को अपने खून के साथ उसका खून बदलकर दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन में बदल सकता हूँ। आदित्य को यकीन नहीं था कि यह तरीका संभव भी होगा या नहीं। अगर ये तरीका संभव भी होता तो आदित्य इसे नहीं अपनाना पसंद करता, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें जटिल हो सकती थीं। उदाहरण के लिए, जूलिया का अपने परिवार से खून का रिश्ता बदल जाएगा। आदित्य के खून के साथ अपना खून बदलने की प्रक्रिया जूलिया के लिए बहुत दर्दनाक हो सकती है। मैं उसे हमेशा ड्रैगनियन बना सकता हूँ। आदित्य को जूलिया को ड्रैगनियन बनाने का विचार पसंद नहीं आया। आदित्य के लिए उसके ड्रैगनियन उसके अधीनस्थ थे। ड्रैगनियन ड्रैगन सम्राट की सेना थे। ड्रैगनियन बनने का मतलब होगा कि जूलिया उसकी अधीनस्थ बन जाएगी और हमेशा उससे नीचे रहेगी, जो आदित्य को पसंद नहीं था। आदित्य चाहता था कि उसकी पत्नी बराबर हो। खांसी। वाटसन ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हल्की खांसी की। कहानी को आगे बढ़ाते हुए, सम्राट की मृत्यु के बाद दोनों जुड़वां भाई प्राणघातक दुश्मन बन गए। एक बड़ा गृहयुद्ध छिड़ गया। इस गृहयुद्ध में साम्राज्य के हर कुलीन और प्रभावशाली व्यक्ति को या तो इस पक्ष या उस पक्ष को लेना पड़ा। 10 साल बाद साम्राज्य को 2 भागों में समान रूप से विभाजित करके गृहयुद्ध को अंततः समाप्त कर दिया गया। दक्षिणी भाग सफ़ेद ड्रैगन का क्षेत्र बन गया और दक्षिणी भाग काले ड्रैगन का क्षेत्र बन गया। महान विभाजन के बाद लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो लोग सफ़ेद ड्रैगन राजा का समर्थन करते थे वे दक्षिण की ओर चले गए, जबकि जो लोग काले ड्रैगन राजा का समर्थन करते थे वे उत्तर की ओर चले गए। इस विभाजन ने आदित्य को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन की याद दिला दी। महाविभाजन को 1 साल भी नहीं हुआ था जब सब कुछ ठीक हो गया। काले ड्रैगन ने पड़ोसी राज्यों और राजवंशों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। ये देखकर सफ़ेद ड्रैगन ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब तक दोनों भाई रुके तब तक दोनों भाइयों के साम्राज्य ने पूरे दक्षिणी क्षेत्र की 80% से अधिक भूमि को कवर कर लिया था। पिछले कई सालों से दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साम्राज्य को गिराने के लिए कई तरह के अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पिछले 100 सालों में दोनों भाई चुप रहे, लेकिन कुछ दिन पहले व्हाइट ड्रैगन सम्राट ने ब्लैक ड्रैगन सम्राट के इलाके पर हमला कर दिया, जिससे ये युद्ध शुरू हो गया जिसकी 500 सालों से उम्मीद थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ।
उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 204। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C204 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछले कई सालों से दोनों भाइयों ने एक दूसरे के साम्राज्य को गिराने के लिए कई तरह के अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पिछले 100 सालों में दोनों भाई चुप रहे, लेकिन कुछ दिन पहले व्हाइट ड्रैगन सम्राट ने ब्लैक ड्रैगन सम्राट के इलाके पर हमला कर दिया, जिससे ये युद्ध शुरू हो गया जिसकी 500 सालों से उम्मीद थी। आदित्य ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। सफ़ेद ड्रैगन राजा इतने सालों के बाद अचानक काले ड्रैगन राजा पर हमला क्यों करेगा? ईमानदारी से कहूं तो कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि व्हाइट ड्रैगन किंग ने अचानक ब्लैक ड्रैगन किंग के खिलाफ युद्ध की घोषणा क्यों की। व्हाइट ड्रैगन सम्राट ने कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब उन्होंने युद्ध की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वह सब वापस ले लें जो उनके अधिकार में होना चाहिए था। वॉटसन की बातें सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। श्वेत ड्रैगन सम्राट ने काले ड्रैगन सम्राट पर हमला करने के लिए 500 साल क्यों इंतजार किया? आदित्य ने चाहे जितना भी तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की, उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ये पूरा मामला हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। वॉटसन ने सहमति में चुपचाप अपना सिर हिलाया। महाराज, इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र हमारे स्टारिन साम्राज्य के लिए मैना स्टोन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो हमारे साम्राज्य के कुल मैना स्टोन का 80 से 90% उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य से आया था। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर व्हाइट ड्रैगन किंग का शासन था, जबकि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर ब्लैक ड्रैगन किंग का शासन था। हालांकि भूमि के मामले में स्टारिन साम्राज्य वास्तव में बहुत बड़ा था। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग बराबर या उससे थोड़ा बड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से दक्षिणी क्षेत्र के विपरीत पूर्वी क्षेत्र को ऐसे संसाधनों का आशीर्वाद नहीं मिला। अब जब आदित्य ने रून के अपने ज्ञान का उपयोग करके टेलीपोर्टेशन सरणियां, रक्षात्मक अवरोध और अन्य प्रकार की संरचनाएं बनाई थीं, तो उन संरचनाओं और सरणियों तक पहुंचने के लिए मन पत्थर की आवश्यकता होती है। हालांकि स्टारिन साम्राज्य में कुछ मन पत्थर की खदानें हैं, लेकिन कुल खपत की तुलना में उन खदानों में खनन किए जाने वाले मन पत्थर पर्याप्त नहीं हैं। इस बीच दक्षिणी क्षेत्र को मन पत्थर की खदानों का वरदान मिला। डाइंग आइल महाद्वीप के बाकी हिस्सों को दक्षिणी क्षेत्र से मैना पत्थरों की आपूर्ति मिलती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के इतने समृद्ध और शक्तिशाली होने का एक कारण यह है कि दोनों साम्राज्यों के पास सभी मैना खानों का लगभग 80 से 90% हिस्सा है। दोनों साम्राज्यों द्वारा मैना पत्थरों को बेचकर अर्जित सारा पैसा उनकी सेना और उनके शहरों के विकास पर खर्च किया जाता है। महाराज, अब दोनों साम्राज्य शक्तिशाली सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। स्टारिन साम्राज्य के हालिया उदय ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। हम ऐसी स्थिति में हैं जहां तटस्थ रहने का विकल्प हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम तटस्थ रुख अपना रहे हैं, तो मुझे 100% यकीन है कि दोनों साम्राज्य स्टारिन साम्राज्य को सभी मैना पत्थर की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। साथ ही मुझे यकीन है कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य दोनों ही डाइंग आइल महाद्वीप के अन्य शक्तिशाली साम्राज्यों से मदद मांगेंगे। जो लोग तटस्थ रहने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें कोई भी मैना स्टोन नहीं बेचा जाएगा, जिससे उन साम्राज्यों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उस स्थिति में स्टारिन साम्राज्य और वे साम्राज्य जिन्होंने तटस्थ रहने का निर्णय लिया है, उनके पास मैना स्टोन के दूसरे स्रोत की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सुनिश्चित करते हुए कि आदित्य और अन्य लोग वाटसन की बात समझ रहे हैं, बूढ़ा बटलर डाइंग आइल महाद्वीप का नक्शा निकालने के लिए रुका। वाटसन ने डाइंग आइल महाद्वीप का नक्शा दिखाया। यदि दक्षिणी क्षेत्र में मान पत्थरों की बिक्री बंद हो जाती है तो हमें अन्य महाद्वीपों में दूसरे स्रोत की तलाश करनी होगी। उस स्थिति में विक्रेता मान पत्थरों की कीमत बढ़ाने के लिए इस पूरी स्थिति का लाभ उठाएगा। अंत में हम और तटस्थ रुख अपनाने वाले साम्राज्यों के पास अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च कीमत पर मान पत्थर खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यहीं से हमारी मुख्य समस्या शुरू होती है। हम किस समस्या की बात कर रहे हैं? कीमिया की देवी ने उत्सुकता से पूछा। 100 जोड़ वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में रहे अन्य साम्राज्यों के विपरीत हमारा स्टारिन साम्राज्य हाल ही में 5वीं श्रेणी का पावरहाउस बन गया है। हमारी लगभग सारी आय नए जोड़े गए स्टारिन क्षेत्रों को विकसित करने में निवेश की गई थी, विशेष रूप से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। हमारे लिए अधिक कीमत पर मैना स्टोन खरीदना संभव नहीं है। तब जूलिया और एम्बर को अपनी समस्या का एहसास हुआ। ऐसी स्थिति में हमारे पास युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लोमड़ी रानी एम्बर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य स्पष्ट रूप से मैना पत्थरों पर अपने एकाधिकार का उपयोग उन साम्राज्यों को नियंत्रित करने के लिए कर रहे थे जो उनके मैना पत्थरों पर बहुत अधिक निर्भर थे। यह जरूरी नहीं कि सच हो। वर्तमान स्थिति में हमारे पास कुछ अन्य विकल्प भी हैं। सबको अपनी ओर देखते देख आदित्य ने थोड़ा समझाने का फैसला किया। वेस्टर्निया महाद्वीप की मेरी यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी। आदित्य ने ये शब्द खास तौर पर जूलिया के लिए कहे थे।
हालांकि देवी ने कोई ईर्ष्या नहीं दिखाई, लेकिन आदित्य जानता था कि जूलिया अंदर ही अंदर ईर्ष्या कर रही थी कि वह एलिसिया के साथ वेस्टर्निया गया था। किसी घटना के कारण वर्तमान में मेरे स्टोरेज रिंग में आधा टन मैना स्टोन है। वॉटसन, जूलिया और एम्बर ने चौंक कर आदित्य को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आदित्य के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे उसे आधा टन मैना स्टोन मिला? सभी ने मन ही मन सोचा। महाराज, आधे टन मैना स्टोन के साथ हमें अगले 2 से 3 सालों तक मैना स्टोन खरीदने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वॉटसन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कई दिनों से वॉटसन को स्टारिन साम्राज्य के मैना स्टोन स्टोरेज का समाधान खोजने में सिरदर्द हो रहा था। आदित्य ने अभी अभी अपनी सबसे बड़ी चिंता का समाधान किया है। भले ही मेरे पास आधा टन मैना स्टोन न हो, फिर भी हम एलिसिया की मदद से सस्ते दामों पर मैना स्टोन खरीद सकते हैं। ये देखते हुए कि इस सप्ताह में एलिसिया और आदित्य कितने करीब आ गए थे, आदित्य को यकीन था कि स्टारिन साम्राज्य के कठिन समय में वह उसकी मदद करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलिसिया के बारे में बात करते हुए आदित्य को उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया न देने के कारण थोड़ा दोषी महसूस हुआ। दक्षिणी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? इस समय पूरा दक्षिणी क्षेत्र 2 भागों में विभाजित है। हर एक राज्य और राजवंश को एक पक्ष चुनने के लिए मजबूर किया गया था। इसका मतलब है कि पूरा दक्षिणी क्षेत्र इस युद्ध में शामिल है। लगभग 3 दिन पहले उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिकों ने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के एक छोटे से शहर पर हमला किया। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सैनिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने 2 और शहरों पर हमला किया। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के हमले के जवाब में दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के सहयोगी राज्य पर हमला किया। आखिरी बात जो मैंने अपने जासूसों से सुनी है वह यह है कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य दोनों अपने सहयोगियों को बुलाने के लिए अपने संबंधों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों साम्राज्य आमने सामने की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में मैंने अपने पिता से जो सुना है उससे ऐसा लगता है कि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य दोनों ने एक डोमिनियन साम्राज्य से मदद मांगी है। कुछ ही घंटे पहले जूलिया को अपने पिता से यह खबर मिली। एडम ने ये खबर आदित्य को भेजी थी, ये पूरी तरह जानते हुए कि स्टारिन साम्राज्य को इस युद्ध में उतरने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सचमुच सम्राट की प्रतिक्रिया क्या थी? सम्राट ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है, लेकिन मेरे पिता के अनुसार सम्राट बहाना बनाकर इस युद्ध में शामिल न होने की योजना बना रहा है। गॉब्लिन आक्रमण ने मेरे साम्राज्य की सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचाया है। अभी एक और डोमिनियन साम्राज्य किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि सम्राट जवाब में यही कहने वाला है। अपनी पिछली बातचीत से आदित्य जानता था कि एक डोमिनियन सम्राट केवल अपने लाभ की परवाह करता है और इस युद्ध में शामिल होने से उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। महाराज, इस स्थिति में आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वाटसन ने पूछा। यह स्टारिन साम्राज्य की लड़ाई नहीं है। स्टारिन साम्राज्य इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। यह उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य दोनों के लिए हमारी आधिकारिक प्रतिक्रिया होगी। ये शब्द कहने के बाद आदित्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी चुपचाप आदित्य की ओर देख रहे थे, उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत रूप से गुप्त रूप से दक्षिणी क्षेत्र की ओर जा रहा हूं। आदित्य के शब्दों ने सिंहासन कक्ष में बैठे वाटसन, जूलिया और एम्बर को चौंका दिया। महाराज, वाटसन, ये पूरी बात स्टारिन साम्राज्य के लिए एक अवसर हो सकती है। मैं हमेशा से स्टारिन साम्राज्य को पूर्वी क्षेत्र से आगे बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र में कुछ ठीक नहीं है। आदित्य सिर्फ यही नहीं रुकना चाहता था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखना चाहता था। आदित्य को लगा कि वह इस पूरी स्थिति का फायदा उठाकर स्टारिन साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। इन दिनों केवल एक अध्याय अपलोड करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन दिनों मैं पढ़ाई और परीक्षाओं में बहुत व्यस्त रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 205। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C205। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ कैसा था? आदित्य 6 दिनों से स्टारिन साम्राज्य से दूर है। हालांकि वह जानता था कि अतीत में उसने जो उपाय किए हैं उसके बाद कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता, फिर भी उसने चिंतित होकर पूछा, महाराज, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसा आपने योजना बनाई थी। वास्तव में प्रत्येक दिन के साथ हमारा राजस्व बढ़ता ही जा रहा है। यह अच्छा है। कितने सैनिकों की भर्ती की गई? स्टारिन साम्राज्य को और अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। अगर स्टारिन साम्राज्य आदित्य के बिना शक्तिशाली बनना चाहता था तो ऐसा करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी।
इन दिनों जूलिया लगातार ऐसी गोलियां बना रही है जो सैनिकों को कुछ महीनों से लेकर 1 साल की साधना के भीतर दूसरे क्रम तक आगे बढ़ने में मदद करेगी। आदित्य के जाने से 1 सप्ताह पहले पूरे स्टारिन साम्राज्य से सैनिकों की भर्ती की गई थी। यहाँ तक कि जो सैनिक पहले दूसरे राज्यों और राजवंशों के लिए काम करते थे, जिन्हें आदित्य ने जीत लिया था, वे भी स्टारिन सैनिकों के रूप में काम कर रहे थे। महाराज, इस सप्ताह हमने 30,000 से अधिक सैनिकों की भर्ती की है। सभी सैनिकों को अब 7 कमांडरों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण मैदान के विस्तार की योजना के बारे में क्या कहेंगे? सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। पृथ्वी के जादूगर जल्द से जल्द प्रशिक्षण मैदान का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हम एक ही समय में अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित कर सकेंगे। जब मैं दूर था तो क्या किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश की? आदित्य को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ब्लैक टूम लीग के बाहरी सदस्य भी उस पर नजर रख रहे हैं। ब्लैक टूम लीग ने अपने फायदे के लिए पूरे ईथर साम्राज्य को किस तरह से हेरफेर किया, ये देखने के बाद आदित्य की नज़र में ब्लैक टूम लीग एक ऐसा खतरा है जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। जबकि यह सच था कि इस महल में काम करने वाले हर नौकर और हर शाही अधिकारी को एक अनुबंध के तहत रखा गया था, जिसके तहत उन्हें चुप रहना था। आदित्य नौकर और शाही अधिकारी के मुंह से निकलने वाली सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ नौकर और शाही अधिकारी महल में होने वाली बातों को बिना ये जाने भी कह सकते हैं कि वे दुश्मन को बहुमूल्य जानकारी लीक कर रहे हैं। नहीं महाराज, जैसा कि आपने आदेश दिया है, हमने सभी को बता दिया है कि आप एकांतवास में चले गए हैं। वॉटसन की बातें सुनकर आदित्य कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, ये देखते हुए कि ब्लैक टूम लीग के बाहरी सदस्य हर जगह फैले हुए थे और उनकी हालिया योजना में उसका हस्तक्षेप। अब तक ब्लैक टूम लीग के मुख्य सदस्यों को आदित्य और उसकी अलग अलग पहचानों के बारे में पहले से ही पता चल गया होगा। ऐसा नहीं था कि आदित्य अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था। पहले वह कमज़ोर होने के कारण सतर्क हो सकता था, लेकिन अब वह डरता नहीं था। एशले से लड़ने के बाद आदित्य ने पीक 5वें क्रम को नीचे गिराने का आत्मविश्वास हासिल कर लिया था। अगर दुश्मन कई पीक 5वें क्रम के साधकों को भेजता है तो पूरी कहानी बदल सकती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा काम। वैसे हाई हार्बर पोर्ट शहर में हालात कैसे हैं? इस तरह मीटिंग 2 घंटे और चली। जूलिया और एम्बर को इन 2 घंटों में बहुत बोरियत महसूस हुई। दोनों लड़कियों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। आदित्य और वॉटसन की 20 मिनट तक बातचीत सुनने के बाद एम्बर ये कहकर चली गई कि वह रंगरूटों की ट्रेनिंग देखने जा रही है। जूलिया अकेली रह गई। धन की देवी के पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने किताब पढ़ने का फैसला किया। करीब 2 घंटे बाद वॉटसन ने झुककर मीटिंग खत्म की और सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि मीटिंग बाद में भी हो सकती है। अब उसे आदित्य और जूलिया को कुछ समय अकेले में देने की जरूरत थी। वॉटसन के चले जाने के बाद पूरा सिंहासन शांत हो गया। अगले 5 मिनट तक सिंहासन कक्ष में कोई शब्द सुनाई नहीं दिया। लंबे मौन को सहन न कर पाने के कारण जूलिया ने पढ़ना बंद कर दिया। किताब बंद करने के बाद देवी ने अपना सिर उठाया और पाया कि आदित्य अपनी दाहिनी हथेली पर अपना चेहरा टिकाए हुए उसे घूर रहा था। क्या? जूलिया के गाल थोड़े लाल हो गए आदित्य को इतनी लगन से देखता हुआ। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन भले ही आदित्य और उसने कई बार किस किया हो, लेकिन ऐसे समय में जूलिया हमेशा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। उसे लगता है कि वह फिर से आदित्य के प्यार में पड़ गई है। बेशक तसुंडेरे देवी कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। क्या देख रहे हो? तसुंडेरे देवी ऐसी लग रही थी जैसे किसी बिल्ली की दुम पर पैर रखा हो। वह इतनी भयंकर लग रही थी मानो किसी भी समय आदित्य पर झपटने के लिए तैयार हो। ये देखकर आदित्य ने जवाब देने से पहले हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने बच्चों की होने वाली माँ का चेहरा देख रहा था। राजकुमारी ने अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे मोड़ लीं और फिर नाक से बोली, ये राजकुमारी कभी भी तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं करेगी। आदित्य ने मासूमियत से जूलिया की ओर देखा और पूछा, क्यों? अभी कुछ घंटे पहले जब मैंने बच्चे पैदा करने की बात की थी तो तुम शर्मा रही थी। चलो कम से कम 100 बच्चे पैदा करें। आदित्य की बातें सुनकर देवी ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तुम पागल हो? ऐसा कोई तरीका नहीं है। मैं 100 बच्चे पैदा करूंगी। मैं 2200 साल तक गर्भवती नहीं रहना चाहती। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि एक दिव्य ड्रैगन के लिए मादा साथी को गर्भवती करना कितना मुश्किल था, ड्रैगन बच्चे को जन्म देने में 22 महीने लगते हैं। अगर आदित्य वास्तव में 100 बच्चे चाहता था तो जूलिया को 2200 साल तक गर्भवती रहना होगा। जूलिया 2200 साल तक गर्भवती नहीं रहना चाहती थी। जूलिया को पूरा भरोसा था कि भविष्य में वह 5वें क्रम या शायद 6ठे क्रम या 7वें क्रम तक पहुंच जाएगी। 5वें क्रम का साधक लगभग अनगिनत वर्षों तक जीवित रह सकता है, जबकि 7वें क्रम के साधक व्यावहारिक रूप से अमर थे। भले ही जूलिया इतने लंबे समय तक जीवित रह सकती है, लेकिन 2200 वर्षों तक गर्भवती रहने का विचार उसके अपने विचार में बहुत पागलपन भरा था। शायद ये शब्द किसी 7वीं श्रेणी के साधक के लिए पागलपन भरे न हो जो 1 लाख साल या 10 लाख साल तक जीवित रहा हो, लेकिन जूलिया जो सिर्फ 19 साल की थी के लिए गर्भवती रहते हुए 2200 साल बिताना पागलपन से कम नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरी प्यारी पत्नी, मेरा भविष्य का दृष्टिकोण एक दीर्घकालिक योजना है।
आदित्य की बातें सुनकर जूलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। हम अभी की किसिंग से आगे नहीं बढ़े हैं और तुम बच्चे पैदा करने के बारे में सोच रही हो। अगले ही पल आदित्य जूलिया की प्रतिक्रिया से पहले ही गायब हो गया। जूलिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की और आदित्य के जवाब का इंतजार किया, उसे अचानक लगा कि उसका शरीर ऊपर उठ रहा है। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, जूलिया आदित्य की गोद में उसके सामने बैठी थी। देवी का चेहरा लाल हो गया जब उसने खुद को आदित्य की गोद में बैठे हुए उसके चेहरे को देखते हुए पाया। उन लाल आंखों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर देवी के गाल लाल हो गए। अतीत की जूलिया के लिए यह सोचना असंभव है कि एक दिन वह और उसका मंगेतर, जो किसी काम का नहीं था, इतनी दूर तक आएंगे और इतने करीब आएंगे। मुझे जाने दो, जूलिया ने कमजोर स्वर में कहा जब उसने महसूस किया कि आदित्य की बाहें उसकी कमर को पकड़ रही हैं। तुमने क्या कहा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे जूलिया को चिढ़ाना बहुत पसंद था। जूलिया ने अपना ये रूप सिर्फ आदित्य को ही दिखाया था। आदित्य ने बोलते हुए कहा कि उसे उसकी कोमल छाती का एहसास अच्छा लग रहा था जो उसकी छाती से चिपकी हुई थी। उसका पूरा शरीर कोमल और खुशबू से भरा हुआ था जिससे उसे नशा सा हो रहा था। उसकी कमर पतली और मुलायम थी। जूलिया के जवाब देने से पहले ही आदित्य ने अपना चेहरा उसके करीब ला दिया। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे को छूने से बस कुछ इंच की दूरी पर थे। जूलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देवी का दिल लगभग पिघल गया। कौन सी लड़की अपने प्यार करने वाले व्यक्ति से ये 3 शब्द सुनकर भावुक नहीं होगी? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देवी ने थोड़ा संघर्ष किया। अंत में वह आदित्य से यही कह सकी। अगले ही पल उसके होंठ उसके होंठों से सील हो गए। बिना यह महसूस किए कि जूलिया ने बेहतर स्थिति के लिए अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं, जबकि उसके मजबूत हाथों ने उसकी पतली और मुलायम कमर को थाम लिया। दोनों की जीभें एक दूसरे से लड़ रही थीं और लार का आदान प्रदान कर रही थी जिसका स्वाद उन्हें बहुत मीठा लग रहा था। वे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई थीं। चुंबन काफी समय तक चलता रहा। करीब 20 मिनट के बाद जूलिया अपनी सांस रोक नहीं पाई। हल्के से धक्का देने पर दोनों रुक गए। जब दोनों अलग हुए तब भी लार की एक डोरी दोनों की जीभों से जुड़ी हुई थी। हफ हफ। देवी को अपनी छाती पर अपना चेहरा टिकाए हुए हौंफते हुए देखकर आदित्य अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका। आदित्य और चाहता था, वह बस यही नहीं रुकना चाहता था। एक दिव्य ड्रैगन के रूप में आदित्य की वासना एक इनक्यूबस की वासना के बराबर थी। अगर आदित्य सक्रिय रूप से अपने वंश को दबा नहीं रहा होता तो उसकी वासना नियंत्रण से बाहर हो जाती। अपने वंश को दबाने के अलावा आदित्य को नियमित रूप से बाथरूम में अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता था। जूलिया के साथ इस जोशीले चुंबन ने आदित्य के अंदर दबी हुई लाल आग को जगा दिया था। अभी उसकी जांघों में दर्द हो रहा था। उसकी बाहों में खुजली हो रही थी। उसका गला सूख गया था, मानो उसने 100 सालों से पानी ही न पिया हो। वह जो भावनाएं महसूस कर रहा था उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। जूलिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये कहते हुए ड्रैगन राजा ने जूलिया की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 206। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C206। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलिया के साथ इस जोशीले चुंबन ने आदित्य के अंदर दबी हुई लाल आग को जगा दिया था। अभी उसकी जांघों में दर्द हो रहा था। उसकी बाहों में खुजली हो रही थी। उसका गला सूख गया था, मानो उसने 100 सालों से पानी ही न पिया हो। वह जो भावनाएं महसूस कर रहा था उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था। जूलिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये कहते हुए ड्रैगन किंग ने जूलिया की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। जब उसके नर्म और गर्म होठों ने उसकी गर्दन को छुआ तो जूलिया को अपने पूरे शरीर में खुशी का एहसास हुआ। बिना यह महसूस किए देवी ने एक मीठी और मोहक कराह निकाली जिसने आदित्य के भीतर की लाल लपटों को और भड़का दिया। आदित्य ने धीरे से उसकी गर्दन को चूमा और फिर चूमते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा। आदित्य ने जूलिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह पूरी दुनिया की सबसे नाजुक और कीमती वस्तु हो। हर बार जब ड्रैगन सम्राट ने देवी को चूमा तो देवी को खुशी का एक झटका लगा। आदित्य नीचे की ओर बढ़ा और उसके कॉलरबोन को चूमने लगा। हर चुंबन के साथ जूलिया के अंदर और भी गर्मी पैदा हो रही थी। देवी ने सहज रूप से अपने हाथों को उसके सिर के पीछे लपेट लिया। आदित्य की गोद में बैठी देवी को कुछ गर्म और बड़ा महसूस हुआ। जूलिया इतनी पढ़ी लिखी थी कि उसे पता था कि यह चीज़ क्या है। देवी के मन में न तो कोई संकोच था और न ही कोई संदेह। वह आदित्य को पूरे दिल से चाहती थी। उस रात जब चांदनी रात में आदित्य ने उसे चूमा था, उसी क्षण से देवी ने आदित्य को अपना पुरुष मान लिया था। इस बीच जूलिया को चूमते हुए आदित्य के हाथ जूलिया के नितंबों को छूने लगे। जब उसने उन्हें दबाया तो देवी एक बार फिर कराह उठी, लेकिन इस बार उसकी कराह ज्यादा तेज और मीठी थी।
जूलिया की कराहें आदित्य की वासना को और बढ़ा रही थीं। अभी उसे खुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके शरीर में वासना की आग उसके विवेक को धुंधला कर रही थी। खुद पर काबू न रख पाने के कारण जूलिया के कॉलरबोन को धीरे से चूमते हुए आदित्य का दाहिना हाथ जूलिया के सीने को छूने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसका दाहिना हाथ उसके सीने को छू पाता, दाहिना हाथ हवा में ही रुक गया क्योंकि उसे लगा कि कोई सिंहासन कक्ष की ओर आ रहा है। आदित्य के चेहरे पर शिकन आ गई। अभी तो उसका मन कर रहा था कि उस व्यक्ति की एक एक हड्डी तोड़ दे। सांस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह हमेशा यहीं क्यों रहता है? आदित्य को बहुत निराशा हुई। उसके लिंग में भी दर्द होने लगा था। जूलिया ने देखा कि आदित्य अचानक रुक गया है। उसने नीचे देखा और आदित्य के चेहरे पर उदासी छा गई। जूलिया एक पल के लिए चिंतित हो गई और सोचने लगी कि उसने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आदित्य परेशान हो गया है और यहाँ तक कि उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई है। क्या कुछ गड़बड़ है? जूलिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि आदित्य को शक हुआ कि कहीं जूलिया का व्यक्तित्व बदल तो नहीं गया। लियो गैलाघर यहाँ है, यह महसूस करते हुए कि कोई उन्हें बाधित करने के लिए यहाँ था, जूलिया को गुस्सा आया। वे आखिरकार अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने वाले थे, लेकिन किसी को इस समय उन्हें रोकना था। आदित्य ने जूलिया को अपनी गोद से उठने में मदद की। अगर जूलिया उसकी गोद में ही बैठी रहती तो आदित्य को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये जानते हुए कि उसकी पत्नी का व्यक्तित्व बहुत शर्मीला है, जूलिया निश्चित रूप से किसी के सामने आदित्य के साथ अंतरंग नहीं होना चाहती थी। जूलिया के उठने के बाद उसने तुरंत आदित्य की पैंट पर बड़े उभार को देखा। जूलिया को अपनी जांघों की ओर देखते हुए देखकर आदित्य ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। दुर्भाग्य से उसके लिए उसकी इच्छा की ज्वाला को अभी बुझाना होगा। आदित्य की कड़वी मुस्कान को देखकर जूलिया ने एक विचारशील प्रतिक्रिया दिखाई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सिंहासन कक्ष के दरवाजे एक सुंदर युवक द्वारा खोले गए। युवक के बाल आदित्य की तरह नीले थे। 17 या 18 साल का दिखने के बावजूद वह वास्तव में बहुत छोटा था। दिव्य क्रिम्सन ड्रैगन के ड्रैगनियन होने के कारण युवक का शरीर बहुत बड़ा हो गया है। युवक के पास केवल तीसरे क्रम के व्यक्ति के लिए एक बड़ा मान रिजर्व था। इस लड़के और उसकी छोटी बहन को आदित्य ने बचाया था और इस्तारिन साम्राज्य ने उन्हें खरीद लिया था। तब से आदित्य ने उसे और उसकी बहन को महल में रहने की अनुमति दे दी है। लियो आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गया। महामहिम को नमस्कार। खड़े हो जाओ लियो। लियो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी साधना फिर से सुधर गई है। ये सोचना लगभग अविश्वसनीय है कि कोई इतना युवा पहले से ही तीसरे क्रम पर है। अगर यह खबर बाहर आ गई तो लियो को डाइंग आइल महाद्वीप का नंबर 1 जीनियस कहा जाएगा। सौभाग्य से लियो या आदित्य और वॉटसन के अलावा इस महल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं मिली। हर ड्रैगनियन की खेती की गति बहुत अधिक थी। लियो के मामले में खेती करने से पहले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जब वह ड्रैगनियन बन गया तो उसकी खेती की गति और बढ़ गई। लियो सबसे तेजी से बढ़ने वाले ड्रैगनियन में से एक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ सालों में या शायद उससे भी पहले लियो 5वें क्रम का पावरहाउस बन सकता है। हाँ, उन गोलियों का शुक्रिया जो बड़ी बहन जूलिया ने मुझे दी। आदित्य ने अपनी आंखों के कोने से जूलिया को देखा और फिर लियो को देखा। यह आश्चर्यजनक था। आदित्य को याद था कि लियो अपनी बहन को छोड़कर सभी के प्रति बहुत ठंडा था, लेकिन अब लियो जूलिया के प्रति गर्मजोशी से पेश आ रहा था। वह जूलिया को धन्यवाद भी दे रहा था। इससे आदित्य को आश्चर्य हुआ कि इन 6 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने लियो को इतना बदल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं वास्तविक लड़ाई का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ समय के लिए बड़े भाई स्कॉट के साथ काम कर सकता हूँ। आदित्य ने कभी भी लियो को असली लड़ाई का अनुभव करने के लिए बाहर नहीं भेजा। इस पूरे समय लियो अपनी ताकत का निर्माण कर रहा है, वह साधना कर रहा है, लेकिन अगर उसे लड़ाई का अनुभव नहीं मिलता, अगर वह अपनी पूरी शक्तियों का उपयोग करना नहीं सीखता और अपनी क्षमताओं को नहीं जानता, तो भले ही लियो भविष्य में 5वें क्रम का साधक बन जाए, उसके पास कोई असली ताकत नहीं होगी। आदित्य इस तथ्य को भूल गया था क्योंकि वह बहुत व्यस्त था। पिछले कुछ महीनों में आदित्य को सांस लेने का भी समय नहीं मिल पाया। वह दिन रात काम कर रहा था। आदित्य के लिए 1 या 2 चीजें भूल जाना सामान्य बात थी। हर महीने 6 जनरलों को इस्तारिन साम्राज्य से डाकू समूह या अपराधियों को खत्म करने के लिए साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है, जबकि छाया संरक्षक नाथन और उसका पूरा दल उन डाकुओं या ठगों के बारे में जानकारी खोजने पर काम करता है। यह नई प्रणाली हाल ही में शुरू की गई थी। यह विधि 7 डिवीजन के कप्तानों को नए रंगरूटों को बाहर निकालने की अनुमति देती है ताकि वे अनुभव प्राप्त कर सके जो उनके भविष्य के विकास के लिए आवश्यक है। स्कॉट के साथ क्यों जाना? मेरा मतलब है कि वह और उसका पूरा डिवीजन तीरंदाजों से भरा है और आप तीरंदाज नहीं हैं। हेनरी या एलेनोर के साथ क्यों नहीं जाते? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास स्कॉट के साथ जाने के कई कारण हैं। पहला कारण स्कॉट की दुश्मनों को दूर से ही पहचान लेने की क्षमता है। साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान में तीरंदाज क्या करते हैं। लियो के कारण इतने आश्वस्त करने वाले नहीं थे। सच तो यह है कि लियो की बहन क्लारा तीरंदाज बनना चाहती है।
लियो आर्च के बारे में और अधिक जानना चाहता है ताकि वह अपनी छोटी बहन को सिखा सके। आदित्य को अब समझ में आ गया कि लियो स्कॉट के साथ काम करने के लिए क्यों तैयार था। अगर ऐसा है तो आप स्कॉट के पास जा सकते हैं। मैं स्कॉट से कहूंगा कि जब उसके पास समय हो तो वह आपको तीरंदाजी की मूल बातें भी सिखाए। आपकी छोटी बहन की बात करें तो आजकल वह कैसी है? उसे देखे हुए 1 या 2 हफ्ते हो गए हैं। महामहिम से पूछने के लिए धन्यवाद। मेरी बहन अच्छी तरह से रह रही है। अपनी छोटी बहन के बारे में बात करते हुए लियो ने वास्तव में खुश चेहरा दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब वह अपनी बहन के बारे में बात करता है तो उसके चेहरे पर जमी बर्फ पिघल जाती है। लियो, मुझे पता है कि तुम में धनुष चलाने की बहुत प्रतिभा नहीं है। मैं क्लारा को तीरंदाजी सिखाने के लिए एक निजी प्रशिक्षक क्यों नहीं रख लेता, या स्कॉट जब खाली हो तो क्लारा को तीरंदाजी सिखा सकता है। भले ही तुम मूल बातें सीखने में कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हारे पास किसी और को सिखाने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं होगी क्योंकि तुम धनुष चलाने में माहिर नहीं हो, जिसका मतलब है कि तुम गलतियां करोगे जो तुम्हारी बहन को भी मिल सकती हैं। क्लारा के लिए गुरु से तीरंदाजी सीखना बेहतर होगा। लियो ने आदित्य के सुझाव पर सहमति जताने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। ठीक है, मैं स्कॉट से कहूंगा कि वह अपने विभाग से किसी सबसे अच्छे तीरंदाज को क्लारा को सिखाने के लिए भेजे। उसके बाद आदित्य ने लियो से कुछ और सवाल पूछे, जिनका उसने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में जवाब दिया। आदित्य ने लियो को और नहीं पकड़ा। लियो के जाने के बाद आदित्य जूलिया की ओर मुड़ा। लियो इतना कैसे बदल गया? वास्तव में उसकी छोटी बहन ही उसके ठंडे दिल को खोलने की कुंजी है। उसे कुछ और समय दें, मुझे यकीन है कि जल्द ही वह मुस्कुराना शुरू कर देगा। बड़ा भाई होने के नाते लियो को बहुत पहले परिपक्व होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं या तुम उसकी स्थिति में होते तो तुम भी उसके जैसे होते, या शायद उससे भी बदतर। वह ताकत के बारे में इतना भावुक इसलिए है क्योंकि वह अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है। सांस। आदित्य समझ गया कि जूलिया क्या कहना चाह रही थी। आदित्य बस यही चाहता है कि लियो सत्ता की चाह में खुद को न खो दे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 207। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C 207। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको क्या लगता है कि युद्ध कौन जीतेगा? मैं उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य पर दांव लगाऊंगा। भाई, अगर दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के किसी भी सैनिक या नागरिक ने जो आपने अभी कहा है उसे सुना, तो आपको सार्वजनिक रूप से पीटा जाएगा और फिर मार दिया जाएगा। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं? ये हमेशा दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के बारे में है। हमें पक्ष क्यों चुनना है? भले ही हमने कोई पक्ष चुना हो, हमारा राज्य दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य को कुछ भी नहीं दे सकता है। अभी 2 आदमी एक निजी कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों ही सैनिक थे। उनमें से एक आदमी दूसरे से 15 साल बड़ा था। चूंकि दोनों सैनिकों को एक दुर्लभ छुट्टी मिली हुई थी, इसलिए दोनों ने बाहर जाकर शराब पीने का फैसला किया। सब कुछ राजनीति का खेल है। हमारे जैसे छोटे राज्य शतरंज के मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे लिए ये या तो करो या मरो वाली स्थिति थी। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के सम्राट ब्लैक ड्रैगन किंग ने व्यक्तिगत रूप से हमारे राजा को धमकी दी है। अगर हमारा राज्य दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का समर्थन नहीं करता तो सम्राट व्यक्तिगत रूप से इस पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। टकराना। युवा सैनिक ने गुस्से में अपनी दाहिनी मुट्ठी से कांच की बोतल तोड़ दी। युवा सैनिक बहुत गुस्से में और क्रोधित दिख रहा था। लेकिन क्यों? अगर हमारा छोटा सा राज्य इस युद्ध में दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य में शामिल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारी सेना बहुत कमजोर है। हमारे पास सिर्फ 9000 सैनिक हैं। इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक शीर्ष 3 क्रम साधक है। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के लिए हमारी सेना व्यावहारिक रूप से किसी काम की नहीं है। यहाँ तक कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के एक बैरन के पास भी हमारे राज्य से ज्यादा सैन्य शक्ति है। सांस। अगर दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने अतीत में हमारा दमन नहीं किया होता तो हमारा राज्य 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया होता। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के कारण हमारी सेना को मजबूत करना बहुत मुश्किल हो गया। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य द्वारा किया गया सबसे अनुचित काम हमारे राज्य को बहुत सस्ते दामों पर उनके साम्राज्य को माना पत्थर बेचने के लिए मजबूर करना है। हमारा राज्य मैना स्टोन बेचकर ढेर सारे शाही सोने के सिक्के बना सकता था। भले ही हमारा राज्य छोटा है, लेकिन हमें कुछ मैना स्टोन का वरदान मिला है। उन सारे पैसों से हम अब तक फोर्ट स्तरीय राज्य बन सकते थे। लेकिन इन सभी संसाधनों का इस्तेमाल दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य द्वारा अपनी जेबें भरने के लिए किया जा रहा था, जबकि इस राज्य के लोग भूख और गरीबी से पीड़ित थे और ठंडी सड़कों पर मर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये पहली बार नहीं है कि दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने ऐसा कुछ किया है।
अनगिनत वर्षों से दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य उन राज्यों और राजवंशों का दमन करते रहे हैं जो उनकी सीमाओं के पास स्थित थे। दोनों ड्रैगन भाई अन्य राज्यों और राजवंशों के संसाधनों का दोहन करते रहे हैं। इस युद्ध का दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी दोनों स्वार्थी भाइयों ने युद्ध में लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे दक्षिणी क्षेत्र को विभाजित कर दिया। बड़े भाई, राजा इतना शांत क्यों रह रहा है और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की ध्वंस क्यों सहन कर रहा है, जिससे इस राज्य के लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है? हमारे पास सहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कई शताब्दियों तक इस राज्य को दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य द्वारा धमकाया गया था। ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि एक दिन दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का पतन न हो जाए, जो कि असंभव है क्योंकि साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है। क्या होगा यदि उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य का सम्राट दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य और सम्राट को हरा दे? अगर ऐसा हुआ तो पूरा दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य श्वेत ड्रैगन साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। मैंने जो सुना है उसके अनुसार श्वेत ड्रैगन सम्राट भी बिल्कुल दयालु नहीं है, जबकि उसके साम्राज्य के लोग विश्वास करते हैं और यहाँ तक कि उसकी पूजा भी करते हैं जैसे कि श्वेत ड्रैगन सम्राट कोई भगवान है। केवल उत्तरी ठंड ड्रैगन साम्राज्य के बाहर रहने वाले लोग ही श्वेत ड्रैगन राजा के व्यक्तित्व को जानते थे। श्वेत ड्रैगन राजा हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि काला ड्रैगन राजा करता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। उसी समय स्काईलाइन किंगडम के महल में एक बैठक कक्ष में दो लोग बैठे थे। बैठक कक्ष में बैठे लोगों में से एक लंबे नीले बाल और आकर्षक लाल आंखों वाला एक युवक था। युवक के माथे पर बैंग्स थे। युवक ने पारंपरिक काले युकाटा पहना था जिससे वह और भी सुंदर लग रहा था। युवक के चेहरे को देखकर यह समझना बहुत मुश्किल था कि युवक क्या सोच रहा था, जबकि उसके सामने बैठा आदमी एक सुंदर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। सुंदर अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने सिर पर एक सुनहरा मुकुट पहना हुआ था जिसमें लाल रत्न जड़े हुए थे। उस आदमी ने एक सुनहरी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके 6 फीट लंबे शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी और उसकी मांसपेशियों को उजागर कर रही थी। सुनहरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति तीसरे दर्जे का नौसिखिया साधक था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी त्वचा सूख गई थी, मानो किसी ने उसके शरीर से खून निचोड़ लिया हो। हर 10 सेकंड से 40 सेकंड के अंतराल पर उस व्यक्ति का शरीर थोड़ा कांपता था, मानो उसे कोई समस्या हो रही हो। सुनहरे मुकुट वाले आदमी के बाल छोटे सुनहरे थे। उसकी पुतलियां भूरी थीं और उसके होठों के नीचे एक तिल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बिचौलिए ने खड़े होने की कोशिश करते हुए थोड़ा संघर्ष किया। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की और ऐसा दिखावा करने की कोशिश की जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आदित्य ने ये देख लिया। ये देखकर कि राजा ये दिखावा कर रहा है कि वह इसे नहीं देख रहा है, आदित्य ने भी अभी के लिए चुप रहने का फैसला किया। खड़े होने के बाद उस आदमी ने अपने सिर से मुकुट उतारा और उसे अपनी दाहिनी हथेली में पकड़ लिया। आदमी ने आदित्य के सामने सिर झुकाया। स्काईलाइन किंगडम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि सर आदित्य पहले से ही मेरा नाम जानते हैं। मेरा नाम केन है और मैं स्काईलाइन किंगडम का राजा हूँ। आदित्य धनुष लौटाने के लिए खड़ा हुआ। हालांकि आदित्य को झुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका पद स्काईलाइन किंगडम के राजा की तुलना में ऊंचा था। फिर भी आदित्य ने केन को प्रणाम किया। अगर कोई आदित्य का सम्मान करता तो वह उसे सम्मान देता। मैं आदित्य हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सबसे पहले मैं सर आदित्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरा फ़ोन उठाया। आदित्य ने हाथ हिलाकर कहा, मेरे नाम के आगे सर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे आदित्य कह सकते हैं और मैं आपको केन कहूँगा, अगर आपको इससे कोई परेशानी न हो। केन ने सहमति में सिर हिलाया। आदित्य, तुम्हें मेरे राज्य की स्थिति पहले से ही पता होनी चाहिए। मैंने अपने परिवार को बुरी तरह निराश किया है। मेरे शासन में इस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। मैं पूरी तरह से असफल हूँ। केन ने अपना सिर नीचे झुका लिया और दुखी और शर्मिंदा महसूस किया। केन, मुझे यकीन है कि अगर दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य ने आपके राज्य से संसाधनों का दोहन नहीं किया होता तो आपका राज्य इतना दयनीय नहीं होता। अन्य क्षेत्रों या साम्राज्यों को मैना पत्थरों का निर्यात करके स्काईलाइन किंगडम को सोने का एक बड़ा हिस्सा खरीदा जा सकता था, जिसने उनकी स्काईलाइन सेना में पूरी तरह से क्रांति ला दी होती। सांस। आदित्य, मेरे लिए चीज़ें कभी आसान नहीं थीं। मुझे लगातार धमकाया गया, दबाया गया और मेरा शोषण किया गया। चूंकि मैं कमज़ोर था इसलिए मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था। सिर्फ स्काईलाइन किंगडम के लोगों को ही ये तकलीफ नहीं हुई है। केन के चेहरे पर नज़र बहुत कुछ बयां कर रही थी। केन उदास, दुखी, दिल टूटा हुआ और सबसे ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। जब से केन ने राजगद्दी संभाली है तब से वह अपने राज्य को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। राजा बनने से पहले वह एक भोला भाला युवक था जो इस राज्य को लोगों के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया केन को एहसास हुआ कि उसके आदर्श कितने भोले भाले थे। अपने पूरे जीवन में केन ने इस राज्य को बदलने की कोशिश की है, बिना ये जाने कि केन ने अपने स्वास्थ्य की इतनी उपेक्षा की है कि वह वर्तमान में मौत से बस कुछ कदम दूर है। अभी केन बहुत थक गया था। उसे कुछ आराम की ज़रूरत थी। केन सभी राजनीति से थक गया था।
वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से थक गया था। वह दबाए जाने और शोषण किए जाने से थक गया था। कुल मिलाकर केन हर चीज से थक गया था। उसने खुद को जला लिया था। वह चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। यही वजह है कि उसने गुप्त रूप से इस्तारिन साम्राज्य से संपर्क किया था। मैं अपनी बात सीधे सीधे कहूंगा आदित्य, मुझे ये कहते हुए जितना भी दुख हो रहा है, मैं इस राज्य को एक कीमत पर बेचना चाहता हूं। अगर केन के पिता या उसके दादा ने उसकी बात सुन ली होती तो वे उसे पीट पीट कर मार डालते। इस राज्य को किसी बड़ी ताकतवर कंपनी को बेचने का विचार उसके दिमाग में काफी समय से चल रहा था। पहले तो केन के लिए यह एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं था। केन के पास सोचने के लिए बहुत समय था। हिचकिचाहट का आखिरी निशान तब गायब हो गया जब दोनों साम्राज्यों ने अपना युद्ध शुरू किया और इस राज्य को भी इसमें शामिल कर लिया। ये जगह केन का घर था। उसका राज्य केन का क्षेत्र था। इस जगह को बेचने के विचार ने उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया। लेकिन केन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। केन को एहसास हुआ कि अपने राज्य को एक मजबूत साम्राज्य को देकर जो दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली है, उसके राज्य की स्थिति बदल सकती है। वह सपना जो वह पूरा नहीं कर सकता है उसे कोई और पूरा कर सकता है। केन ऐसा करके बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। अगर उसका राज्य किसी दुष्ट या भ्रष्ट राजा के हाथों में चला गया तो उसके राज्य की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। केन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं चाहता था। केन ने इस्टारिन साम्राज्य से संपर्क क्यों किया, इसका एक कारण यह है कि इन दिनों इस्टारिन साम्राज्य का नाम लगभग हर जगह था। हर कोई जानता था कि कैसे 5 महीने से भी कम समय में इस्टारिन साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र के सबसे छोटे साम्राज्य से सबसे बड़े साम्राज्य में बदल गया। साथ ही इस्टारिन साम्राज्य पर एक विस्तृत शोध के बाद केन को लगने लगा कि वह इस्टारिन राजा पर भरोसा कर सकता है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 208। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C208। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केन ऐसा करके बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। अगर उसका राज्य किसी दुष्ट या भ्रष्ट राजा के हाथों में चला गया तो उसके राज्य की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। केन किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं चाहता था। केन ने इस्टारिन साम्राज्य से संपर्क क्यों किया, इसका एक कारण यह है कि इन दिनों इस्टारिन साम्राज्य का नाम लगभग हर जगह था। हर कोई जानता था कि कैसे 5 महीने से भी कम समय में इस्टारिन साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र के सबसे छोटे साम्राज्य से सबसे बड़े साम्राज्य में बदल गया। साथ ही इस्टारिन साम्राज्य पर गहन विस्तृत शोध के बाद केन को लगने लगा कि वह इस्टारिन राजा पर भरोसा कर सकता है। अब तक भले ही इस्टारिन साम्राज्य पूर्वी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया है, लेकिन साम्राज्य ने कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी पड़ोसी राज्य को धमकाने के लिए नहीं किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि इस्टारिन साम्राज्य कमजोर था। साम्राज्य ने उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है जिन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। इन तथ्यों से केन को कुछ हद तक अंदाजा हो सकता है कि आदित्य किस तरह का व्यक्ति था। आदित्य एक प्रतिशोधी व्यक्ति है। जब इस्टारिन साम्राज्य एक कमजोर राज्य था तब भी आदित्य ने जुलुक्स राजवंश से लड़ने और उन्हें हराने का साहस किया। भले ही दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य स्काईलाइन किंगडम पर अत्याचार या ध्वंस जमाने की कोशिश करे, केन को यकीन था कि आदित्य चुप नहीं बैठेगा। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं था। आदित्य भी एक महान राजा थे। उनके शासन में इस्टारिन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने 6 महीने से भी कम समय में एक मृत, गरीबी और भूख से भरे साम्राज्य को पूरे महाद्वीप पर सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक बना दिया। मैं स्काईलिंक किंगडम को उचित मूल्य पर बेचना चाहता हूं। आदित्य ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आदित्य दक्षिणी क्षेत्र में जाने से पहले एजोर शहर में कुछ और दिन बिताता, लेकिन स्काईलाइन किंगडम के राजा का अचानक पत्र मिलने के कारण आदित्य को तुरंत यहां आना पड़ा। पत्र पढ़ने के बाद आदित्य को समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक राजा अपना राज्य और वह स्थान छोड़ दे जहां वह पैदा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक व्यक्ति को अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दे। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि एक राजा दूसरे राजा को अपना राज्य बेचने के लिए पत्र लिखे। यहाँ आने से पहले आदित्य ने स्पष्ट रूप से इस राज्य के बारे में उन जासूसों से बहुत कुछ सीखा था जिन्हें वाटसन ने विभिन्न साम्राज्यों, राजवंशों और राज्यों में भेजा था। हालांकि राज्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह इतनी बुरी भी नहीं थी कि एक राजा को अपनी जमीन और अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। आदित्य यहाँ इसलिए आया था ताकि यह जान सके कि स्काईलाइन किंग अपना खुद का राज्य बेचने के लिए क्यों तैयार था। साथ ही आदित्य को यह भी आश्चर्य हुआ कि कहीं केन कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। आदित्य ने आज यहाँ 2 योजनाओं के साथ आने का फैसला किया। अगर स्काईलाइन किंगडम के राजा ने आदित्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई तो पूरा स्काईलाइन किंगडम ड्रैगन सम्राट के क्रोध से पीड़ित होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य कुछ देर तक केन को घूरता रहा। इससे केन को अजीब लगा।
आदित्य से लगभग 2 दशक छोटा होने के बावजूद जब आदित्य उसे घूर रहा था तो केन को लगा कि वह महत्वहीन है। आदित्य के इर्द गिर्द की आभा दूसरों को ऐसा महसूस कराती है जैसे यह आदमी सबसे ऊपर है। आदित्य के इर्द गिर्द ऐसी आभा थी कि लोगों के लिए उसे पृष्ठभूमि के किरदार के रूप में अनदेखा करना मुश्किल हो गया। वास्तव में केन ने यह भी तर्क दिया कि आदित्य की उपस्थिति ब्लैक ड्रैगन किंग से ज्यादा मजबूत थी। दोनों महान सम्राटों के बीच कई अंतर थे। वास्तव में केन को लगा कि वह इसके बारे में एक पूरी किताब लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक ड्रैगन किंग ठंडा, घमंडी, क्रूर और सत्ता का भूखा है। ब्लैक ड्रैगन किंग सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आदित्य के लिए केन ने आदित्य के बारे में जो कुछ सुना है और उनकी संक्षिप्त बातचीत से ऐसा लगता है कि आदित्य कोई ऐसा व्यक्ति था जो गणना करने वाला, चालाक था और जब जरूरत हो तो ग्रह पर सबसे क्रूर व्यक्ति बन सकता था। आदित्य बिल्कुल भी धर्मी या वीर नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने साम्राज्य के हित को सबसे ऊपर रखता था। आदित्य न तो खलनायक था और न ही नायक। क्यों? भले ही आदित्य ने सिर्फ एक शब्द कहा हो, केन तुरंत समझ गया कि आदित्य क्या पूछना चाहता था। भले ही आदित्य ने केन से सिर्फ एक शब्द पूछा था, लेकिन ड्रैगन सम्राट के शब्द ने केन पर दबाव डाला। अभी आदित्य जिस तरह से केन को देख रहा था उससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई तुच्छ चींटी हो। ऐसा नहीं था कि आदित्य केन को नीची नज़र से देख रहा था या कुछ और। आदित्य की आंखें एकदम साफ थीं और केन के लिए कोई तिरस्कार या उपहास नहीं था। जब उसकी लाल आंखें उन लाखों प्राणियों को दर्शाती हैं जिन्हें उसने मारा है तो कोई भी व्यक्ति खुद को तुच्छ महसूस करेगा। सांस केन ने अपने कंधों को आराम देते हुए आह भरी। उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन सम्राट से यह बात छिपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। केन ने आदित्य की ओर देखा और उसके घुटने पकड़ लिए। सच तो यह है कि मैं मर रहा हूं। आदित्य ने देखा कि केन का रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला दिखाई दे रहा था। एक नौसिखिए तीसरे दर्जे के साधक और एक राजा के लिए उसका शरीर बहुत दुबला पतला था। इसलिए आदित्य को संदेह नहीं हुआ कि केन झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वह मर रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हुआ तुम्हें? आदित्य की आंखों में कोई भाव नहीं था। ये जानना मुश्किल था कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा था। मेरे स्वास्थ्य के प्रति वर्षों की लापरवाही ने आखिरकार एक गहरी छाप छोड़ी है। शायद मेरे पास इस दुनिया में ज्यादा समय नहीं है। मैंने कई प्रसिद्ध और लोकप्रिय चिकित्सकों और कीमियागरों को बुलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाया है। केन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर रगड़ा। आदित्य देख सकता था कि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं। अभी केन आदित्य के सामने आंसू न बहाने की कोशिश कर रहा था। मेरी एक सुंदर और प्यारी पत्नी है और एक बेटी है जो केवल 3 साल की है। मुझे पता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी सभी दबावों को नहीं झेल पाएगी। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन राजा शायद इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा और पूरे स्काईलाइन किंगडम को दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य में लाने की कोशिश करेगा। आदित्य ने ब्लैक ड्रैगन किंग के बारे में जो सुना है उसके अनुसार आदित्य को आश्चर्य नहीं होगा अगर वह आदमी पूरे स्काईलाइन किंगडम को लेने की कोशिश करता है। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य के लिए समर्पित कर दिया है, फिर भी मैं कुछ भी सराहनीय हासिल करने में असफल रहा हूँ। अपने अंतिम समय में मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छा राजा बनने की कोशिश करते हुए मैं एक बुरा पति और एक भयानक पिता बन गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि इन सभी राजनीति के कारण मेरे परिवार पर दबाव पड़े, इसलिए मैंने उन्हें कहीं बहुत दूर ले जाने का फैसला किया है। केन का पूरा शरीर कांपता हुआ देखकर आदित्य समझ गया कि केन के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी नज़र में तुम सोच सकते हो कि तुमने इस राज्य के लिए कुछ भी सराहनीय नहीं किया है, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना ये राज्य अतीत की बात हो गई होती। केन, कभी कभी यह सिर्फ उपलब्धि के बारे में नहीं होता। ये तथ्य कि तुमने इतनी बदमाशी झेली और फिर भी खड़े रहे सराहनीय है। अभी आदित्य ईमानदारी से कह रहा था क्योंकि वह समझ सकता था कि इस भाई को इन शब्दों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहे, केन खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर रहा था। अभी वह बस अपनी आंखें पोंछने और अपनी दृष्टि को फिर से साफ करने की कोशिश कर सकता था। केन कमज़ोर दिल का आदमी नहीं था, लेकिन सालों तक उन सभी दबावों, धमकियों और उत्पीड़न को सहने के बाद वह आदमी आखिरकार अपनी सीमा पर पहुंच गया था। केन को इसे बाहर निकालने की ज़रूरत थी। तो माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि कुछ मेरी आंखों में चला गया है, केन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कोई बात नहीं, अपना समय लो। जैसे ही आदित्य ने ये शब्द कहना समाप्त किया, उसे लगा कि कोई मीटिंग रूम में प्रवेश कर रहा है। मीटिंग रूम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति एक नन्ही परी थी। आदित्य की नज़रें तुरंत उसकी ओर खींच गईं। वह छोटी बच्ची बहुत सुंदर थी। उसके लंबे हल्के गुलाबी बाल उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसने एक सुंदर लंबी पोशाक पहन रखी थी। अपनी हल्की बैंगनी पुतलियों से लड़की ने अपने पिता को देखने से पहले आदित्य को उत्सुकता से देखा। उसे देखकर आदित्य आखिरकार समझ पाता है कि केन अपना खुद का राज्य क्यों बेचने को तैयार था। भले ही आदित्य अभी तक पिता नहीं बना था, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे गले लगाने और उसकी रक्षा करने की इच्छा हुई।
अगर आदित्य जैसा कोई अजनबी इस बच्ची की रक्षा करना चाहता है तो कोई कल्पना ही कर सकता है कि एक पिता अपनी बेटी से कितना प्यार कर सकता है। अपने पिता को रोता देख छोटी बच्ची दौड़कर अपने पिता के पास गई। फिर बच्ची ने केन के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। पापा, क्या आप ठीक हैं? केन, जो पहले से ही भावुक था, अब और नहीं रुक सका। उसने अपनी बेटी को उठाया और फिर उसे गले लगाकर रोने लगा। अपनी बेटी को गोद में लिए केन को इस बात का अफसोस था। वह एक बहुत ही खराब पिता था। वह अपनी बेटी के साथ बहुत कम समय बिताता था। अब इन आखिरी बचे दिनों में केन की सबसे बड़ी इच्छा अपनी बेटी को बड़ा होते देखना था। वह एक खराब पिता होने की भरपाई करना चाहता था। वह अपनी बेटी को बेशुमार प्यार देना चाहता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 209। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C209। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अपना नियंत्रण खोने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। केन ने आदित्य को दिल से धन्यवाद दिया। अभी केन आखिरकार शांत हो गया था। रोने के बाद केन को किसी कारण से हल्कापन महसूस होने लगा, मानो उसके दिल का बोझ उतर गया हो। अब वह आज़ाद महसूस कर रहा था, जैसे दशकों तक पिंजरे में बंद रहने के बाद उसके पंख आज़ाद हो गए हों। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उस छोटी लड़की की ओर देखा जो उत्सुकता से उसे देख रही थी। क्या तुम उससे मिलवाओगे? जेनिफर वाल्श इस खूबसूरत परी का नाम है। आदित्य ने नन्ही जेनिफर की तरफ देखा। नन्ही जेनिफर भी उत्सुकता से आदित्य को देखने लगी। जेनिफर, यह आदित्य है। तुम इसे बड़ा भाई कहती हो। आपसे मिलकर खुशी हुई बड़े भाई। तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई छोटी जेनिफर। केन अपनी बेटी को गोद में लिए हुए बहुत खुश लग रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। केन, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि तुम कहाँ जाने की योजना बना रहे थे। आदित्य को यकीन था कि केन डाइंग आइल महाद्वीप को छोड़कर किसी दूसरे महाद्वीप पर चला जाएगा। केन ने जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। मैं वेस्टर्निया जाने की योजना बना रहा था। अभी तक मेरी मंजिल तय नहीं हुई है। मैं घर बसाने से पहले कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहा हूँ। केन के पास जो समय बचा था उसमें वह नई जगहों की यात्रा करना चाहता था और अपनी बेटी और परिवार के साथ नई यादें बनाना चाहता था। कौन जानता है, शायद यात्रा करते समय केन को कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह और उसका परिवार बस सकें। केन को आदित्य के विश्वासघात का डर नहीं था। इस बातचीत के लिए केन पहले से भी ज्यादा आदित्य पर भरोसा कर रहा था। केन ने अपनी बेटी की ओर देखा जो उसकी गोद में बैठी थी और उत्सुकता से आदित्य को देख रही थी। केन ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के सिर को धीरे से सहलाया। जेनिफर, तुम जाकर मम्मी की लंच बनाने में मदद क्यों नहीं करती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बनाया खाना चखे? केन की बात सुनकर नन्ही जेनिफर की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जेनिफर जल्दी से नीचे उतरी। बड़े भाई, जेनिफर आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी, बस आप इंतजार करें। ये कहते हुए आदित्य को मना करने का कोई मौका दिए बिना वह मीटिंग रूम से बाहर चली गई। आपका परिवार बहुत बढ़िया है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे बच्चा पाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। आदित्य की बातें सुनकर केन ने आदित्य की ओर देखा और पूछा, क्यों? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ है? केन की बातें सुनकर आदित्य को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। समस्या मेरे ड्रैगन वंश में है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन के लिए वारिस पाना कितना मुश्किल है। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि आदित्य सक्रिय रूप से बच्चे की तलाश में था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केन ने समझदारी भरी नज़र से सिर हिलाया। अब आगे बढ़ते हैं केन, चलो हमारी चर्चा के मुख्य विषय पर आते हैं। केन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। मुझे उचित मूल्य दोगे? इससे पहले मैं आपको अपने राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बता दूं। वर्तमान में स्काईलाइन किंगडम में 9000 सैनिक हैं। उन 9000 सैनिकों में से केवल 500 ही दूसरे दर्जे के साधक हैं और मैं इस राज्य का एकमात्र तीसरे दर्जे का साधक हूँ। हाल ही में मैंने राजधानी से 34 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर को विकसित करने के लिए एक व्यापारी कंपनी से बड़ा कर्ज लिया है। आदित्य ने केन की ईमानदारी की सराहना की, लेकिन उसे किंगडम के कर्ज में डूबे होने का विचार पसंद नहीं आया। कितना कर्ज है? 14.5 मिलियन शाही सोने के सिक्के। इतनी बड़ी रकम के बदले में व्यापारी कंपनी को 100 साल की कर छूट देने की बात अनुबंध में लिखी गई थी। आदित्य अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। 100 साल की कर छूट बहुत ज्यादा थी। केन, मुझे लगता है कि 100 साल की कर छूट बहुत ज्यादा है। आदित्य की राय में केन को यह कर्ज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। मेरे पास और क्या विकल्प था? केन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया।
क्या मुझे और कुछ जानना चाहिए? बेशक, आदित्य को अपने संपर्कों के जरिए इस राज्य के बारे में सब कुछ पता था। फिर भी उसने पूछा क्योंकि वह देखना चाहता था कि क्या केन ईमानदार होगा। अगर केन ने आदित्य से कुछ भी छिपाया तो वह बस चला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 9,000 सैनिक कभी भी किसी राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। नतीजतन, स्काईलाइन किंगडम पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक अपराध दर वाले राज्यों में से एक है। इसके अलावा, स्काईलाइन किंगडम के कुछ शहर अविकसित हैं। लगभग 60 से 70% आबादी अपने 3 वक्त के भोजन के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ आने से पहले ही आदित्य को इन सभी समस्याओं के बारे में पता था। इन समस्याओं के अलावा कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी थीं जिनका आदित्य को ध्यान रखना था। 5 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन के बारे में क्या ख्याल है? कीमत सुनकर आदित्य खुद को शांत नहीं रख सका। ड्रैगन सम्राट हैरान था। केन के शब्दों ने आदित्य के चेहरे पर शांत और संयमित भाव को तोड़ दिया था। यदि कीमत बहुत अधिक है तो क्या हम बातचीत करके कीमत कम कर सकते हैं? आदित्य ने इनकार में सिर हिलाया। यहाँ आने से पहले केन का पत्र पढ़ने के बाद आदित्य ने सोचा कि उसे स्काईलाइन किंगडम खरीदने के लिए कम से कम 15 मिलियन से 20 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन देने होंगे, जो 150 मिलियन गोल्ड कॉइन या 200 मिलियन गोल्ड कॉइन होंगे। लेकिन केन उसे जो कीमत दे रहा था वह बहुत सस्ती थी, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस किंगडम में मैना स्टोन की खदानें हैं। जब तक आदित्य इन मैना स्टोन को बेच देता, उसे यकीन था कि वह 1 महीने के भीतर यह रकम वसूल कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। केन, क्या तुम समझते हो कि अगर तुम अपना राज्य मात्र 5 मिलियन शाही सोने के सिक्कों के लिए बेच दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा? सामान्य तौर पर आदित्य खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन केन से बात करने और उसकी हालत देखने के बाद आदित्य उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था। हालांकि केन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आदित्य, मैं समझता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये 5 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन मेरे परिवार के लिए एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने और अगले 500 साल या उससे भी ज्यादा समय तक खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त से ज्यादा होंगे। चूंकि केन ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए उसने पैसों की परवाह करना बंद कर दिया। ये 5 मिलियन रॉयल गोल्ड कॉइन उसके परिवार के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे, भले ही भविष्य में उसके साथ कुछ भी हो जाए। इसके अलावा, मैं तुम्हें 15 मिलियन शाही सोने के सिक्कों का कर्ज देकर जा रहा हूं। केन को इतना ईमानदार देखकर आदित्य को लगा कि यह आदमी मरने के लायक नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा उपचारक है। आप अपने परिवार को वहां ला सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आदित्य ने आपको भेजा है। वह आपकी बीमारियों को खुशी खुशी ठीक कर देगी। आदित्य को 99% यकीन था कि रिया केन की बीमारी को ठीक कर सकती है। वह व्यक्ति कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? केन ने उत्सुकता से पूछा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक का खिताब प्रकृति की देवी का है। केन जानता था कि भले ही वह अपनी सारी दौलत और संपर्कों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन वह कभी भी प्रकृति की देवी से नहीं मिल सकता। केन ने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि आदित्य प्रकृति की देवी को जानता है। उसका नाम रिया है। बस सेलेस्टियल टेरन पर जाओ और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। केन ने इस मामले में आदित्य पर भरोसा करने का फैसला किया। केन, मैं तुम्हें अभी पैसे दे सकता हूँ। चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में अराजक स्थिति को देखते हुए आदित्य अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरी लड़ाई शुरू होने से पहले उसे कई काम करने थे। पहली बात, स्काईलाइन किंगडम की सेना को मजबूत करना, जो बहुत जल्द स्टारिन साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। आदित्य, मुझे अनुबंध तैयार करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अनुबंध बनाने के लिए मुझे सबसे पहले एक रनमास्टर को नियुक्त करना होगा। चूंकि अनुबंध एक आत्मा बंधन अनुबंध होने वाला था, इसलिए एक रनमास्टर की आवश्यकता थी। रनमास्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अनुबंध तैयार कर सकता हूँ। ठीक है। आदित्य ने एक खास तरह का कागज़ निकाला। अनुबंध तैयार करने से पहले उसने केन से कई विषयों पर बात की। आदित्य ने केन को यह जरूर बताया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद स्काईलाइन किंगडम स्टारिन साम्राज्य का हो जाएगा और केन या उसके वंशजों को इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं होगा। केन ने भारी मन से सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। हालांकि उन्होंने खुद को इस पल के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन केन जैसे व्यक्ति के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़ना आसान नहीं था। केन, अगर भविष्य में तुम ठीक हो गए तो इस राज्य में वापस आने पर तुम्हारा हमेशा स्वागत रहेगा। उस समय मैं तुम्हें ड्यूक का पद दूंगा और इस राज्य पर शासन करने के अधिकार दूंगा। आदित्य ने ये शब्द इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कहे थे कि केन के लिए इस राज्य को भूल जाना असंभव होगा। उसके दिल में हमेशा पछतावा रहेगा। आखिरकार इस राज्य के लिए केन ने बहुत सी चीज़ों का बलिदान दिया। अनुबंध बनने के बाद दोनों पक्षों ने अनुबंध पर अपने खून की एक एक बूंद लगाए। अनुबंध बनने के बाद आदित्य ने केन को 5 मिलियन शाही सोने के सिक्के दिए। आदित्य को अपने खजाने में सुरक्षित रखे गए शाही सोने के सिक्कों को छूने की जरूरत नहीं थी। इको डोमिनियन सम्राट और म्यूटेंट फायर चींटी रानी से उसे जो पैसा मिला वह पर्याप्त से अधिक था। आदित्य के भुगतान के बाद केन ने आदित्य को अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। खाने की मेज पर आदित्य ने एक बार फिर केन को अपने अधीन काम करने के लिए आमंत्रित किया।
केन ने कहा कि फिलहाल वह अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेगा। चूंकि केन ने आदित्य के प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं किया, इसलिए ड्रैगन सम्राट को पता था कि पूर्व राजा भविष्य में स्टारिन साम्राज्य के ड्यूक के रूप में अपनी भूमि पर लौटने वाला था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 210। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम C210। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 12 ग्रेनाइट स्तंभों में से प्रत्येक पर लगे भारी भरकम अंगीठी पूरे सिंहासन कक्ष को रोशन करते हैं और इसे गहरे नारंगी रंग की चमक में ढक देते हैं। तिरछी छत से लटके विशाल झूमर टिमटिमाती रोशनी में नाचते हैं, जबकि स्मारक इस भव्य हॉल के सागौन के फर्श पर नीचे की ओर देखते हैं। सिंहासन से लेकर दरवाजों तक एक आबनूस का गलीचा बिछा हुआ है और हॉल के दोनों ओर छोटे छोटे गलीचे लगे हुए हैं, जबकि दीवारों के कुछ हिस्सों पर सजे हुए किनारों वाले बर्गी बैनर लगे हुए हैं। प्रत्येक बैनर के बीच एक छोटी सी चमक लटकी हुई है। कुछ को छोड़कर सभी को जलाया गया है और बदले में उनके नीचे दिव्य प्राणियों की मूर्तियों को रोशन किया गया है। दिव्य प्राणियों को दर्शाती पतली रंगीन कांच की खिड़कियां बैनरों के समान आबनूस रंग के पर्दों से छिपी हुई हैं। पर्दों को चमकीले किनारों और बढ़िया पैटर्न से सजाया गया है। संगमरमर का एक भव्य सिंहासन पूर्व शासक की एक विशाल पेंटिंग के सामने स्थित है और उसके साथ शाही परिवार के सदस्यों के लिए 3 सादे लेकिन आरामदायक सीटें हैं। सिंहासन सोने के रंग के चिन्हों से ढका हुआ है और प्रत्येक चौड़े कान पर नक्काशीदार चेहरा लगा हुआ है। आरामदायक तकिए गहरे आबनूस के हैं और इन्हें भी अलंकृत जालीदार नक्काशी से सजाया गया है। जो लोग अपने शाही महामहिम से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वे आलीशान और आरामदायक मेपल बेंचों पर बैठकर ऐसा कर सकते हैं, जो सभी सिंहासन के सामने अर्धवृत्ताकार रूप में हैं। उच्च पद के लोग सिंहासन के सामने आलीशान रेलिंग पर बैठ सकते हैं। भव्य सिंहासन पर बैठा एक मध्यम आयु वर्ग का सुंदर आदमी उन लोगों को देख रहा था जो उसके सामने घुटने टेक रहे थे। इस मध्यम आयु वर्ग के सुंदर आदमी के लंबे काले बाल थे जो कमर तक नदी की तरह बह रहे थे। उस आदमी की पुतलियां काली थीं जिनमें अंतहीन मात्रा में अंधकार समाया हुआ था। वह आदमी 2 मीटर लंबा था। उस आदमी की त्वचा का रंग हल्का भूरा था और उसके शरीर पर छोटे छोटे काले रंग के स्केल थे। उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ में एक काला भाला पकड़ रखा था। उस आदमी ने काले रंग का पूरी आस्तीन वाला लबादा पहना हुआ था। लबादे के पीछे एक काले ड्रैगन का चेहरा बना हुआ था। ये दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का सम्राट था। इस व्यक्ति को ब्लैक ड्रैगन किंग के नाम से भी जाना जाता था। उसका असली नाम ब्रोलबिना चैंपियन ऑफ द स्काइज था। ब्रोलबिना एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक था जो 500 वर्षों से दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर शासन कर रहा था। ब्रोलबिना और उसका जुड़वां भाई डाइंग आइल महाद्वीप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राटों में से एक थे। जबकि अधिकांश सम्राटों ने अपना पद अपने उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, दोनों ड्रैगन राजाओं ने 500 जोड़ वर्षों तक शासन करना जारी रखा। रहस्य में कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि दोनों ड्रैगन भाई प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उनमें से कोई भी अपने भाई से पहले अपना शासन समाप्त नहीं करना चाहता था, जिसे दूसरा प्रतिद्वंद्वी मानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्रोलबिना और उसके जुड़वां भाई दोनों के पास मुख्य महाद्वीप पर जाने का विकल्प था, लेकिन दोनों ड्रैगन राजाओं ने दक्षिणी क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रखा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई हमला न कर दे। मेरे ड्रैगन राजा, मैं वह समाचार लेकर आया हूं जो आप सुनना चाहते थे। ब्रोलबिना के सामने घुटने टेककर बैठी महिलाओं में से एक ने अपना सिर नीचे करके जमीन की ओर देखते हुए कहा, अगर कोई भी व्यक्ति काले ड्रैगन राजा का जरा भी अपमान करता है तो वह व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर क्यों न हो, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। बोलो। भले ही ब्रोलबिना ने सिर्फ एक शब्द कहा हो, लेकिन उसके एक शब्द ने सिंहासन कक्ष में मौजूद सभी लोगों पर बहुत दबाव डाला। कुछ लोग तो इस दबाव से घुटन और असहजता महसूस करने लगे। जैसा कि आपने हमें आदेश दिया था, हमने डाइंग आइल महाद्वीप के हर साम्राज्य को पत्र भेजा है। मुझे उनका जवाब मिल गया है। महाद्वीप के शीर्ष 10 सबसे मजबूत और सबसे बड़े साम्राज्यों में से केवल 2 साम्राज्यों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और सुदृढ़ीकरण भेजने का फैसला किया है। ब्रोलबिना ने कुछ देर तक चुप रहकर पूछा, कितने साम्राज्य उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य के साथ खड़े होने के लिए सहमत हुए? सभी ने देखा कि दुश्मन और प्रतिद्वंद्वी साम्राज्य का नाम लेते समय ब्रोलबिना की आंखों में हत्या की अंतहीन भावना और घृणा भरी हुई थी। जो महिला ब्रोलबिना को ये सब बता रही थी, वह डर से कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या काला ड्रैगन राजा उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद उसे मार डालेगा। 2 साम्राज्यों ने दुश्मन साम्राज्य का साथ दिया है, जबकि शेष 6 साम्राज्यों ने तटस्थ रहने का फैसला किया है और कहा है कि इस युद्ध का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अंदर से महिला को राहत महसूस हुई। अगर सभी शीर्ष साम्राज्य इस युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध की लपटें डाइंग आइल महाद्वीप में फैल जाएंगी, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग मारे जाएंगे। स्टारिन साम्राज्य के बारे में क्या?
सिंहासन कक्ष में सभी लोग ये जानने में बहुत रुचि रखते थे कि क्या स्टारिन साम्राज्य ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। आखिरकार इस कमरे में मौजूद हर कोई जानता था कि स्टारिन साम्राज्य कितना अद्भुत था और स्टारिन राजा कितना खतरनाक था। दुर्भाग्य से राजा आदित्य ने हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। वास्तव में स्टारिन साम्राज्य हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले पहले साम्राज्यों में से एक था। स्टारिन साम्राज्य ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे इस युद्ध से बाहर रहेंगे, लेकिन अगर स्टारिन साम्राज्य को किसी भी तरह से इस युद्ध में जबरदस्ती शामिल किया गया तो स्टारिन साम्राज्य जवाबी हमला करेगा। आखिरी भाग सुनकर सिंहासन कक्ष में सभी ने चुपके से सोचा कि क्या स्टारिन राजा एक मूर्ख था या क्या। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्टारिन साम्राज्य दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के खिलाफ जा सके। सभी ने चुपके से काले ड्रैगन राजा की ओर देखा जो अजीब तरह से चुप रहा। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह गुस्से में इस पूरे स्थान को जला देगा। समय रेत की तरह बीतता गया और 10 मिनट से ज्यादा समय तक सन्नाटे में बीता। पूरा सिंहासन कक्ष शांत रहा और अपने सम्राट के कुछ कहने का इंतजार करता रहा। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया सभी लोग उतने ही घबराते गए। हर बीतते सेकंड के साथ सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या स्टारिन साम्राज्य ने कुछ और कहा? स्टारिन साम्राज्य द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद ब्लैक ड्रैगन किंग अजीब तरह से शांत और संयमित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नहीं कुछ नहीं। ब्रोलबिना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पीठ सिंहासन से टिका ली। स्टारिन साम्राज्य को अकेला छोड़ दो। उन दोनों साम्राज्यों को आमंत्रित करो जिन्होंने हमारी मदद करने का फैसला किया है। हम कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते। अपने भाई को अपने हाथों से मारने के बाद मैं राजा आदित्य और उसके साम्राज्य के लिए आ रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य में भी ऐसी ही चीजें हो रही थीं। भले ही दोनों ड्रैगन जुड़वां भाई इससे इनकार करते हों, लेकिन किसी तरह से दोनों भाई एक जैसे ही थे। दोनों भाई वर्चस्व चाहते थे। दोनों भाई सबसे ताकतवर बनना चाहते थे। दोनों भाई पूरे दक्षिणी क्षेत्र के शासक बनना चाहते थे। उसी समय ड्रैगन सम्राट केन और उसके परिवार के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद स्टारिन साम्राज्य में वापस आ गया था। जैसे ही आदित्य वापस लौटा, वॉटसन उसका स्वागत करने के लिए आया। महाराज, सब कुछ कैसा रहा? वॉटसन ने पूछा। सब कुछ हमारी उम्मीद से बेहतर हुआ। अब हमारे पास दक्षिणी क्षेत्र में एक स्थान है। चीजों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। वॉटसन, दोनों ड्रैगन साम्राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? आदित्य ने दोनों साम्राज्यों पर नजर रखने के लिए नाथन के साथ जैचरी और अन्य माजिन को भेजा था। महाराज, ऐसा लगता है कि कुछ साम्राज्यों ने खुद को इस युद्ध में शामिल करने का फैसला किया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वे साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे डर है कि यह युद्ध पूरे दक्षिणी क्षेत्र को खून से रंग देगा। महाद्वीप के 10 सबसे मजबूत साम्राज्यों में से उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य को छोड़कर ये तथ्य कि उनमें से 4 शामिल हो रहे थे पूरी स्थिति को बहुत अराजक बनाने के लिए पर्याप्त था। उन मूर्खों को आपस में लड़ने दो। आदित्य को यह अंदेशा था कि तटस्थ रहने का फैसला करने वाले साम्राज्यों में से कुछ चुपके से हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे जब उत्तरी फ्रॉस्ट ड्रैगन साम्राज्य और दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य दोनों बहुत कमजोर हो जाएंगे। आदित्य भी यही योजना बना रहा था, सिवाय इसके कि उसने पहले ही दक्षिणी क्षेत्र में अपना पैर जमा लिया था। इसने ड्रैगन सम्राट को उन मूर्खों से आगे रखा जो उसी तरह की योजना बना रहे थे। अब अगर दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य किसी भी तरह से उसके क्षेत्र को धमकाने या दबाने या उसका शोषण करने की कोशिश करता है तो आदित्य के पास दक्षिणी अग्नि ड्रैगन क्षेत्र के साथ युद्ध शुरू करने का सही बहाना होगा। मैंने ब्लैक ड्रैगन किंग और व्हाइट ड्रैगन किंग दोनों से कहा है कि अगर स्टारिन साम्राज्य पर हमला किया गया या किसी भी तरह से इस युद्ध में मजबूर किया गया तो हम जवाबी हमला करेंगे। जबकि दोनों ड्रैगन राजा मेरी धमकी को अहंकार के कुछ शब्द समझेंगे, वे ये समझने में विफल रहे कि मेरा वास्तव में क्या मतलब था। आदित्य खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका क्योंकि उसका खून उत्साह में उबल रहा था। यह युद्ध स्टारिन साम्राज्य के लिए पूरे डाइंग आइल महाद्वीप में सबसे मजबूत साम्राज्य बनने का सही अवसर होगा। वॉटसन, मैं चाहता हूं कि तुम एम्बर, हेनरी और एलेनोर को यहां बुलाओ। उनसे कहो कि वे अपने 100 सबसे शक्तिशाली लोगों को चुनें और उन्हें यहां लाएं। साथ ही सिंहासन कक्ष में 100 तीसरे क्रम के ड्रैगनियन भी लाएं। आदित्य स्काईलाइन साम्राज्य में कोई बड़ी ताकत नहीं लाने वाला था जो अब स्टारिन साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। ऐसा करने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा और उसकी भविष्य की योजनाएं खराब हो जाएंगी। उन 2 घमंडी ड्रैगन्स को लड़ने दो और स्टारिन साम्राज्य के भव्य प्रवेश के लिए मंच तैयार करो। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।